हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो मूवी हम एक्सप्लेन करेंगे उस मूवी का नाम है मून नाइट। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक आदमी को जो कि एक टेबल में बैठा हुआ होता है और उसके हाथ में एक तराजू का टैटू है। फिर वो आदमी एक ग्लास से पानी पीता है, फिर उस ग्लास को तोड़कर अपने जूतों में डाल लेता है और वो जूता पहनकर वो वहां से चला जाता है। उसके बाद कहानी शिफ्ट होती है। हम देखते हैं स्टीवन ग्रांट को जो कि खुद को ही अपने ही घर में बेड़ों में बांधकर सोया हुआ होता है और उसके बिस्तर के नीचे बहुत सारा रेत होता है। दरअसल स्टीवन रात को सोने से पहले खुद ही रेत अपने बिस्तर के नीचे डाल देता है ताकि अगर वो रात को अपने बिस्तर से उठे तो उसे पता चल जाए। फिर वो अपने बिस्तर से उठता है, उसे बहुत थकान महसूस होता है। फिर वो अपने घर में लगे दरवाजे के तालों को खोल देता है और उसके दरवाजे में टेप लगा हुआ होता है और उसे वो निकाल के फेंक देता है। उसके पास एक फिश टैंक है। हम देखते हैं वो अपने फिश को खाना खिलाता है और वहाँ अपने मम्मी से बात करता है। उसके बाद वहाँ से वो काम पे निकल जाता है और वो लंदन के एक इजिप्टियन म्यूजियम में काम करता है। दरअसल वो म्यूजियम में बच्चों के गिफ्ट शॉप में काम करता है। वहीं हम देखते हैं म्यूजियम में एक बच्चा एक इजिप्टियन मूर्ति के सामने खड़ा है। तभी स्टीवन उस बच्चे के पास जाता है और उस इजिप्टियन मूर्ति के बारे में बताता है और फिर वहाँ मैनेजर आ जाता है और उसका मैनेजर का नाम डोना है। वो स्टीवन से कहती है ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम टूर गाइड नहीं हो। स्टीवन को इजिप्टियन हिस्ट्री में बहुत ज्यादा ज्ञान होता है और वहीं पे एक लड़की काम करती है जो कि एक टूर गाइड होता है। वो स्टीवन को पसंद करती है। वो स्टीवन को डेट में जाने के लिए कहती है। फिर म्यूजियम में काम खत्म होने के बाद स्टीवन एक स्टैचू के पास जाता है। दरअसल वो स्टैचू एक इंसान होता है जो पैसों के लिए स्टैचू बनता है। स्टीवन उसे अपने दिल का बात बताता है। स्टीवन कहता है मेरे साथ एक कलीग जो मेरे ऑफिस में काम करती है उसने मुझे उसके साथ डेट में जाने के लिए बोला है। फिर वो अपने घर चला आता है। फिर वो अपने घर दरवाजों में टेप लगा देता है और अपने बिस्तर के नीचे रेत डालकर और अपने पैरों को बेड़ियों में बांधकर सो जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है हम देखते हैं स्टीवन एक अलग जगह में होता है जहाँ वो मिट्टी के ऊपर पड़ा हुआ होता है। फिर वो उठकर खड़ा हो जाता है। तभी हम एक आवाज सुनते हैं, दोबारा सो जाओ नामुराद, खुद को मार के हवाले करो। फिर स्टीवन अपने पॉकेट में देखता है जहां उसे एक गोल्डन बीटल मिलता है जिसका नाम स्कैरब है। वहीं पे हम देखते हैं उसके पीछे इजिप्टियन मून गॉड खोंगशू खड़ा होता है और जैसे ही स्टीवन पीछे घूमता है वो वहां से गायब हो जाता है। स्टीवन ये सब देख के बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ पे एक घर होता है जहाँ से स्टीवन के ऊपर दो आदमी गोली चलाने लगता है। वो वहाँ से भाग के सामने एक विलेज में चला जाता है जहाँ हम वही इंसान को देखते हैं जिसको हमने कहानी के शुरुआत में देखा था और उसका नाम है आर्थर हैरो जो कि इजिप्टियन गॉड अमिट का भक्त होता है और वो लोगों का सोल को परखता है और अमिट के नाम पे लोगों को सजा देता है। वही आर्थर एक आदमी का हाथ पकड़ता है। आर्थर के हाथ में बना हुआ तराजू का टैटू हिलने लगता है। फिर वो बाद में वो तराजू बराबर में हो जाता है तो आर्थर कहता है तुम्हारा सोल प्योर है, तुम एक बहुत अच्छे आदमी हो। फिर वहाँ एक बूढ़ी औरत आता है। जैसे ही आर्थर उस औरत का हाथ पकड़ता है तो हम देखते हैं उस तराजू का कांटा बराबर में नहीं होता है। फिर आर्थर एमिट के नाम पे उस औरत को सजा देता है। हम देखते हैं उस बूढ़ी औरत का पूरा बॉडी काला हो जाता है और वो मर जाती है। वहीं पे आर्थर का एक आदमी आता है। वो कहता है हमारे दो आदमी को किसी ने मार दिया और वहाँ उस भीड़ में स्टीवन भी होता है। उसके बाद आर्थर वहाँ जितने भी लोग थे उन्हें इजिप्टियन भाषा में कुछ बोलता है तो वहाँ सभी लोग नीचे बैठ जाते हैं। स्टीवन को ये बात थोड़ी देर बाद समझ आता है पर आर्थर समझ जाता है इसी ने उस दो आदमी को मारा है। तो आर्थर स्टीवन से पूछता है कौन हो तुम? मैं बच्चों का गिफ्ट शॉप में काम करता हूँ। आर्थर कहता है तुम्हारे पास मेरा एक चीज है। फिर आर्थर स्टीवन से स्कैरब को मांगता है और जैसे स्टीवन स्कैरब को देने जाता है तभी इजिप्टियन गॉड खोंगशू उसे रोक देता है। फिर बहुत सारे लोग स्टीवन को पकड़ लेता है और उससे स्कैरब छीनने लगता है और यहाँ स्टीवन अनकॉन्शियस हो जाता है और उसकी आंखें बंद हो जाती है और जैसे ही उसकी आंखें खुलती है हम देखते हैं सारे लोग वहाँ नीचे पड़े हुए होते हैं। फिर हम एक आवाज सुनते हैं, लो फिर से काबू खो दिया। फिर स्टीवन वहाँ से भागने लगता है और वहाँ के लोग चारों तरफ से स्टीवन को घेर लेता है। फिर से हम वही आवाज सुनते हैं, अगर स्कैरब को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वहाँ एक आइसक्रीम का ट्रक खड़ा होता है। फिर स्टीवन वहाँ से उस आइसक्रीम के ट्रक को लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर हम यहाँ अच्छी सी कार चेसिंग देखते हैं। उसके बाद एक गुंडा स्टीवन के ट्रक में घुस जाता है और उसे पीछे से पकड़ लेता है और ठीक उसी ट्रक के साइड में एक दूसरा गुंडा उसे गोली मारने जाता है। तभी फिर से स्टीवन अनकॉन्शियस हो जाता है, उसकी आंखें बंद हो जाती है और जैसे ही उसकी आंखें खुलती है हम देखते हैं सारे गुंडे मर जाते हैं। वहीं रोड पे एक लकड़ियों का ट्रक आ रहा होता है और वो ट्रक पलट जाता है
और सारे लकड़ियां गिरने लगती है। उसमें से एक लकड़ी स्टीवन के गाड़ी से टकराता है और उसी वक्त स्टीवन का नींद टूट जाता है। स्टीवन को लगता है ये सब सपना था। फिर वो अपने फिश टैंक में देखता है। फिर वो दुकानदार के पास जाता है और उसे बोलता है इस फिश का 2 पर निकल गए हैं, और वो दुकानदार से लड़ने लगता है। तभी उसका ध्यान दुकान में रखी घड़ी में जाता है। फिर वो दुकानदार से पूछता है इस घड़ी का टाइम तो सही है ना, मुझे अभी डेट पे जाना है। फिर स्टीवन वहाँ से चला जाता है। फिर वो सूट पहनकर रेस्टोरेंट पहुँचता है। फिर उस लड़की को फोन करता है जिस लड़की ने स्टीफन को डेट के लिए बोला था। वो लड़की स्टीफन पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। वो कहती है मैं तो 2 दिन पहले ही रेस्टोरेंट से खा के आ गया। स्टीवन कहता है बात तो फ्राइडे का हुआ था ना, और आज तो फ्राइडे है। तो वो लड़की कहती है अच्छा तुम संडे को फ्राइडे कहते हो। फिर वो लड़की कहती है आज के बाद तुम मुझे फोन मत करना। फिर स्टीवन रेस्टोरेंट के वेटर से पूछता है आज कौन सा दिन है। वेटर कहता है आज संडे है सर। फिर स्टीवन कबाब का ऑर्डर देता है और खा के अपने घर वापस आ जाता है, और साथ में एक चॉकलेट का डब्बा भी लेके आता है। फिर वो घर में बैठ के चॉकलेट खाने लगता है। तभी उसके हाथ से कुछ चॉकलेट नीचे गिर जाता है। जैसे वो चॉकलेट उठाने जाता है वो देखता है उसके फिश टैंक के पास रखा एक टेबल अपनी जगह से खिसका हुआ है। फिर वो उस टेबल को अपनी जगह में फिक्स करता है और ऊपर की ओर देखता है तो उसे एक वुडन के दीवार के पीछे उसे एक फोन और एक चाबी मिलता है, और उस चाबी के रिंग में एक बॉक्स लगा हुआ होता है, और उस फोन में एक ही नंबर होता है लाइला नाम का। तभी उस फोन में लाइला का इनकमिंग कॉल आ जाता है। फिर लाइला स्टीवन से पूछती है कहाँ थे तुम इतना दिन, मैं तुम्हें महीनों से कॉल कर रहा हूँ और टेक्स्ट कर रहा हूँ, मुझे लगा तुम मर गए हो। फिर स्टीवन उस लड़की से कहता है मुझे अभी अभी ये फोन मेरे फ्लैट में मिला, और आप मुझे किस नाम से जानती है। फिर वो लड़की कहती है तुम्हारा नाम तो मार्क है। फिर ये फोन कट हो जाता है। दरअसल स्टीवन ग्रांट का असली नाम मार्क स्पेक्टर होता है, और इससे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर की बीमारी है। कॉमिक्स बुक के हिसाब से इसकी कुल 3 आइडेंटिटी होता है, स्टीवन ग्रांट, जैक लॉकली एंड मून नाइट। फिर फोन कट हो जाने के बाद स्टीवन को पीछे से आवाज सुनाई देता है, कोई उसे अपनी तरफ बुला रहा होता है। स्टीवन कहता कौन हो। अपने वॉशरूम के मिरर पे देखता है जहाँ उसका प्रतिबिंब उसी से बात करता। वो कहता तुम अपनी तलाश बंद करो। फिर उसके घर का सारा लाइट कांपने लगता है और वो डर से घर के बाहर चला जाता है। फिर वो लिफ्ट में घुस जाता है और वो ग्राउंड फ्लोर में जाने लगता है, और जैसे ही वो ग्राउंड फ्लोर में पहुंचता है और उसे इजिप्टियन मून गॉड खुंगसू दिखता है। फिर उस लिफ्ट में एक बूढ़ी औरत आ जाती है। वो कहती है उसे 5th फ्लोर जाना है। जैसे ही वो बूढ़ी औरत 5th फ्लोर में पहुंचता है ठीक उसी समय स्टीवन के पीछे गॉड खुंगसू खड़ा होता है, और यहाँ स्टीवन डर जाता है। उसके बाद सीधा हम स्टीवन को बस में देखते हैं। फिर वो बस से नीचे उतर जाता है और उसी बस में आर्थर हैरो भी होता है। स्टीवन कहता है ये सपने वाला आदमी रियल में है। फिर वो दौड़कर म्यूजियम के अंदर चला जाता है और उसके पीछे पीछे आर्थर हैरो भी म्यूजियम के अंदर पहुंच जाता है। स्टीवन उससे छुप छुप कर देख रहा होता है। तभी वो पीछे से आ जाता है और वो स्टीवन को एमिट के बारे में बताता है। स्टीवन कहता है आपका वो स्क्रब मेरे पास नहीं है। यहाँ स्टीवन बहुत ज्यादा डर जाता है। वो कहता है आप मुझे मारने वाले हो, उस दिन जैसे उस औरत को मारा था। फिर आर्थर स्टीवन का हाथ पकड़ लेता है। फिर उसका तराजू हिलने लगता है। आर्थर कहता है तुम्हारे अंदर विनाश है। फिर स्टीवन वहाँ से भाग जाता है, और जब रात को म्यूजियम बंद होता है तभी म्यूजियम के अंदर से कुत्ते का आवाज आता है। स्टीवन उसे देखने जाता है और वहाँ उसे आर्थर हैरो की आवाज आती है। वो कहता है तुम्हारे पास जो स्कैरब है वो मुझे दे दो, मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगा। तभी स्टीवन को एक इजिप्टियन प्राचीन कुत्ता दिखता है जो स्टीवन के ऊपर हमला कर देता है। स्टीवन उससे बचकर भागकर एक वॉशरूम में चला जाता है, और वहाँ के मिरर में हम स्टीवन के प्रतिबिंब को देखते हैं जो स्टीवन से कहता है तुम्हें मुझे सौंपना होगा ताकि मैं हमें बचा सके। स्टीवन कहता है मैं मरने वाला हूँ। तब उसका प्रतिबिंब बोलता है तुम नहीं मरोगे। फिर हम देखते हैं मून नाइट का सूट स्टीवन के शरीर के ऊपर आ जाता है, और वो फिर स्टीवन उस प्राचीन इजिप्टियन कुत्ते को पीटना शुरू करता है और उसे मार देता है, और यहाँ ये फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। जैसे हमने पहले एपिसोड के एंडिंग सीन में देखा है, स्टीवन एक इजिप्टियन कुत्ते या जैकल जैसे देखने वाला जानवर को वॉशरूम में पीट रहा होता है। उसके बाद हम स्टीवन को उसके घर में देखते हैं जहाँ स्टीवन का नींद खुल जाता है और वो दौड़कर अपने बिस्तर से नीचे उतर जाता है, मगर उसके पैरों पे बेड़िया बंधे होने के कारण वो गिर जाता है। उसके बाद स्टीवन अपने आईने के पास जाता है और कहता है क्या तुम हो यहाँ,
मुझे पता था तुम यहाँ नहीं होगे। उसके बाद स्टीवन म्यूजियम में जाता है और वहाँ उसे पता चलता है, उसका कलीग उससे कहता है भाई म्यूजियम का वॉशरूम का बहुत बुरा हाल हो गया है, किसी ने यहाँ तोड़फोड़ किया है। तभी स्टीवन कहता है किसी ने सीसीटीवी देखा है? तभी वो दोस्त कहता है मैं अभी जा रहा हूँ देखने। स्टीवन कहता है मैं भी जाऊंगा। फिर ये दोनों मिलकर सीसीटीवी फुटेज देखने जाते हैं। तभी स्टीवन उस दोस्त से कहता है तुम जो देखने जा रहे हो वो बहुत भयानक है, किसी को बताना मत। फिर ये दोनों उस वीडियो फुटेज को देखने लगते हैं जहाँ स्टीवन के अलावा और कुछ भी नहीं दिखता है। ये लोग वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं पर यहाँ कुछ भी नहीं दिखता। उसका दोस्त कहता है यहाँ सिर्फ तू है भाई, तूने ही वॉशरूम में तोड़फोड़ किया है। स्टीवन कहता है नहीं, वहाँ एक इजिप्टियन कुत्ते या जैकल जैसे देखने वाला एक बड़ा सा जानवर भी था। फिर ये लोग वीडियो को दूसरे एंगल से देखते हैं और हम यहाँ पहली बार मार्क स्पेक्टर को देखते हैं। वो सीसीटीवी की तरफ देख रहा होता है। स्टीवन कहता है ये मैं नहीं हूँ। फिर उसका दोस्त कहता है यहाँ सिर्फ तू ही है दोस्त, अगर म्यूजियम एडमिनिस्ट्रेटिव को ये बात पता चली तो तुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर स्टीवन को म्यूजियम के ऑफिस में बुलाया जाता है जहाँ वहाँ बैठा ऑफिसर कहता है आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। फिर वो ऑफिसर स्टीवन को डॉक्टर से चेकअप कराने के लिए कहता है। फिर वो ऑफिसर कहता है और आप यहाँ और नौकरी नहीं कर सकेंगे और आप यहाँ से जाने से पहले आपके पास अगर म्यूजियम का कोई चीज है तो आप उसे यहाँ जमा कर दे। वहाँ स्टीवन के पास स्लिप स्टीवन का नाम का टैग होता है, वो उस ऑफिसर को दे देता है। फिर स्टीवन उस स्टैचू दोस्त के पास जाता है और उसे कहता है आज तो मेरी नौकरी भी चली गई, मेरे फ्लैट में मुझे कुछ चीजें मिली है, मुझे क्या इन चीजों से तहकीकात शुरू करनी चाहिए। फिर स्टीवन को जो चाबी मिला था उस चाबी के रिंग में एक बॉक्स था जिसमें एक लोगो बना हो। स्टीवन उस लोगो के सहारे उस स्टोरेज को ढूंढ लेता है। स्टीवन स्टोरेज काउंटर में जाता है, वहाँ एक गार्ड बैठा हुआ था। स्टीवन कहता है मैं अपना स्टोरेज लॉकर ढूंढ रहा हूँ, स्टीवन ग्रांट के नाम पे या तो मार्क के नाम पे। गार्ड कहता है मैं आपको जानता हूँ, आपका लॉकर नंबर 43 है। गार्ड स्टीवन को उस लॉकर के पास ले जाता है और लॉकर का ताला खोल के वहाँ से चला जाता है। स्टीवन उस लॉकर रूम के अंदर चला जाता है और उसे वहाँ एक बैग मिलता है और उस बैग में मार्क स्पेक्टर का पासपोर्ट और बहुत सारी चीजें मिलती है और उस बैग में उसे स्कैरब भी मिलता है। स्टीवन कहता है ये रियल में है। फिर स्टीवन स्कैरब को अपने हाथ में लेता है। फिर वो स्कैरब खुल जाता है और हवा में उड़ने लगता है। स्टीवन कहता है ये तो एक तरह का कंपास है। फिर वहाँ आईने में मार्क आ जाता है। मार्क कहता है मैं जानता हूँ तुम डरे हुए हो, तुम्हें ये सब देखना नहीं चाहिए था। स्टीवन तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारे जीवन को खतरा है, मुझे हम दोनों को बचाने दो जैसे मैंने तुम्हें कल रात को बचाया। तुम जाकर उस बिस्तर में सो जाओ और मुझे मेरा मकसद पूरा करने दो, उस पर टांग मत अड़ाओ। स्टीवन कहता है मैं नहीं सोने वाला, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा मकसद क्या है और कौन हो तुम। मार्क कहता है मैं खोंगशू का अवतार हूँ और तुम भी हो, हम दोनों मासूमों को बचाते हैं और जुल्म करने वालों को खोंगशू के हिसाब से सजा देते हैं। मैंने खोंगशू के साथ एक सौदा किया था, शर्त ये थी कि तुम दखल नहीं दोगे। अब तुम मुझे अपना जिस्म सौंप दो और मुझे अपना काम खत्म करने दो। फिर स्टीवन कहता है अच्छा तो तुम्हें मेरा जिस्म चाहिए, मैं एक काम करता हूँ, मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा ताकि तुम मेरे शरीर को काबू करके तुम जुर्म ना कर सको। फिर स्टीवन वो बैग लेकर उस लॉकर रूम से बाहर भाग जाता है और तभी वहाँ खोंगशू आ जाता है और स्टोरेज की सारी लाइटें ऑन ऑफ होने लगती है और सारे लॉकर के दरवाजे हिलने लगते हैं और स्टीवन लॉकर रूम्स के इधर उधर भागने लगता है। तभी उसके सामने खोंगशू आ जाता है। वो कहता है ये सामान वहीं रख दो जहाँ से ली थी नामुराद। फिर स्टीवन चीखते हुए बाहर भाग जाता है और रोड में जाकर गिर जाता है और तभी वहाँ स्कूटर से लैला आ जाती है। फिर वो उसे अपने स्कूटर में बैठा लेती है। लैला कहती है मार्क तुम इतने दिनों से एक खबर तो दे सकते थे। स्टीवन क्या तुम्हारा कोई नया नाम है? मुझे लगता है तुम खतरे में हो या तुम्हें कोई किडनैप कर लिया है और खुद को ये समझाता हूँ तुम्हारे पास तो सूट है, तुम्हें मुझे ढूंढा कैसे? लैला कहती है मोबाइल नंबर को ट्रैक कर तुम मुझे और कितना परेशान करोगे, अपनी बीवी को कोई ऐसे परेशान करता है। ये बात सुनकर स्टीवन हैरान हो जाता है। वो कहता है तुम मेरी फ्लैट में चलो, मैं तुम्हें वहाँ सारी बातें बताऊंगा। उसके बाद ये दोनों स्टीवन के फ्लैट में जाता है। फिर लैला स्टीवन को डिवोर्स पेपर देती है और कहती है तुमने मुझे ये पेपर भेजा था पर तुम इसमें साइन ही नहीं किए थे। स्टीवन कहता है मैं साइन नहीं करूंगा, ये मार्क तुम्हारे लिए सही इंसान नहीं है, तुम बहुत सुंदर और सुशील हो। फिर स्टीवन लैला को वो बैग दिखाने जाता है जो वो लॉकर रूम से लेकर आया है। फिर मार्क उसे मना करता है और वो रुक जाता है पर लैला स्टीवन को हटाकर उस बैग में देखती है और उसे वहाँ स्कैरब मिल जाता है। फिर लैला उस पर गुस्सा करने लगता है। वो कहती है तुम्हें नहीं
पता ये क्या है, हम इसे क्यों ढूंढ रहे थे। और तभी उसके घर के बाहर पुलिस आ जाती है। लैला यहाँ से खिड़कियों के जरिए निकल जाता है और पुलिस ऑफिसर स्टीवन को अरेस्ट कर लेते हैं। फिर पुलिस ऑफिसर स्टीवन को आर्थर हैरो के पास ले जाता है। दरअसल ये पुलिस ऑफिसर आर्थर हैरो से मिले हुए थे। आर्थर स्टीवन को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। वहाँ वो खोंगशू के नाम पे स्टीवन को बहकाता है। आर्थर कहता है खोंगशू तुम्हें से झूठ बोल रहा है, जिनका जमीर जगह नहीं होता खोंगशू उसे बहकाता है। खोंगशू सिर्फ उन्हें सजा देता है जो जुर्म किया है, पर अमिट करने से पहले ही सजा दे देता है। इसीलिए हमें उनको आजाद करना होगा ताकि एक बेहतर दुनिया बने, जिसके लिए हमें वो स्कैरब चाहिए। स्टीवन कहता है वो मेरे पास नहीं है और तभी वहाँ लैला आ जाती है। वो कहती है मेरे पास स्कैरब है। फिर वो स्टीवन को वहाँ से लेकर भाग जाती है। दूसरी तरफ आर्थर अपने जादू से धरती के अंदर से वो जैकल जैसे दिखने वाले जानवर को बुलाता है। वहीं ये दोनों तहखाने में छिप जाते हैं और यहाँ लैला कहती है तुम अपना सूट पहनो, और दूसरी तरफ मार्क कहता है तुम मुझे अपना जिस्म दे दो, तुम इन्हें रोक नहीं पाओगे। तभी वहाँ वो इजिप्टियन जैकल जैसे दिखने वाला बड़ा सा जानवर आ जाता है। वो सिर्फ स्टीवन को ही दिखता है, लैला को नहीं दिखता, इसीलिए म्यूजियम के कैमरे में ये कैद नहीं हुआ। तभी वो इजिप्टियन जैकल स्टीवन के ऊपर हमला कर देता है और उसे खिड़की से नीचे गिरा देता है। और खिड़की से नीचे गिरते हुए स्टीवन सूट करके चीखने लगता है। और तभी हम देखते हैं स्टीवन को मिस्टर नाइट का सूट मिलता है, जिसमें सूट के अंदर तो स्टीवन ही होता है, पर पूरी तरह से मून नाइट में नहीं बदलता। मून नाइट में बदलने के लिए स्टीवन को मार्क स्पेक्टर में बदलना पड़ेगा। फिर स्टीवन उस इजिप्टियन जैकल से लड़ना शुरू कर देता है। इनके बीच एक अच्छी फाइट होती है और स्टीवन को बहुत ज्यादा मार पड़ती है। तभी उसे लैला बचाने आता है। फिर वो जैकल लैला पर हमला कर देता है, पर स्टीवन उसे बचा लेता है। फिर स्टीवन उस जैकल को जोर से मुक्का मारता है। वो जैकल थोड़ी दूर में जाके गिरता है और उस रोड में बहुत सारा इंसान होता है, पर किसी को भी जैकल नहीं दिखता। तभी वहाँ जैकल स्टीवन को जोर से मारता है और वो एक बस के पास जाके गिरता है और बस के विंडो के ग्लास में मार्क आता है। वो कहता है बहुत अच्छा मुक्का मारा। मार्क कहता है देखो इन मासूमों को, अगर इन्हें कुछ हो जाए तो मुझे मदद करने दो। स्टीवन कहता है ठीक है, मैं तुम्हें अपना जिस्म सौंपता हूँ। फिर स्टीवन के बॉडी में मून नाइट का सूट आ जाता है। तभी लैला कहती है इसको इन सभी से दूर लेके जाओ। फिर मून नाइट से जैकल को बिल्डिंगों के ऊपर लेके जाता है। अपने क्रिसेंट डार्ट से उस जैकल के ऊपर हमला करता है और जैसे ही वो जैकल नीचे गिरने वाला होता है तभी उस जैकल को रॉड में टांग देता है और वो रॉड जैकल के बॉडी के आर पार हो जाता है और वो मर जाता है। जैसे ही मार्क स्पेक्टर बनता है वो अपनी जेब को चेक करता है, पर उसमें स्कैरब नहीं होता। दूसरी तरफ हम देखते हैं स्कैरब एक आदमी को मिलता है। फिर वहाँ आर्थर आ जाता है। आर्थर उस आदमी से स्कैरब को लेकर उसे मार देता है और ये सब होते हुए लैला देख लेती है और फिर लैला वहाँ से अपना स्कूटर लेकर निकल जाती है। तो उसके बाद हम स्टीवन को देखते हैं जो कि इस बार आईने में कैद होता है। उसका पूरा बॉडी मार्क के कंट्रोल में होता है। स्टीवन कहता है मुझे मेरी बॉडी दे दो, मैं अभी नहीं दे सकता। फिर स्टीवन मार्क्स को कोसने लगता है तुम्हारे वजह से मेरी नौकरी चली गई, मेरा डेट मिस हो गया और तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दिया और तुमने अपने पत्नी को भी बेसहारा छोड़ दिया, मैं तुम्हें क्यों विश्वास करूं। मार्क कहता है मैं उसे बचा रहा हूं क्योंकि खोंगशू की उस पर नजर है, वो मेरी जगह लैला को देना चाहता है। स्टीवन कहता है मैं तुम्हें शांति में रहने नहीं दूंगा और चीखने लगता है। तभी मार्क को बहुत गुस्सा आ जाता है, उस मिरर को लात मार के तोड़ देता है। फिर वहाँ खोंगशू आ जाता है। खोंगशू कहता है तुमने कहा ये दखल नहीं देगा। मार्क कहता है मैं इसे कंट्रोल कर लूंगा। मार्क कहता है वो स्कैरब खो गया। तभी खोंगशू कहता है वो अब हैरो के पास है। तभी मार्क कहता है हमें हैरो से पहले अमिट के मकबरे में पहुंचना होगा ताकि हम उसे रोक सके, उसके बाद तुम मुझे आजाद कर देना। खोंगशू कहता है तुम्हें मेरी अगले खादिम से एतराज होगा, तुम जानते हो मेरा अगला खादिम कौन बनेगा। अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो ये काम करते रहो। उसके बाद मार्क कहता है अब हम कहाँ जाएंगे। तो खोंगशू कहता है तुम्हें क्या लगता है हमें कहाँ जाना चाहिए। उसके बाद मार्क को हम एक इजिप्ट के रूम में देखते हैं और यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। जैसे कि हमने एपिसोड 2 के एंडिंग सीन में देखा है मार्क स्पेक्टर अब कायरो में है। उसके बाद हम देखते हैं लैला इल फावली को जो कि एक औरत के पास गई है पासपोर्ट बनाने। लैला इस औरत से इजिप्ट का पासपोर्ट बनवाती है। दरअसल ये औरत उसके पिताजी का दोस्त होता है और लैला इस औरत को बचपन से जानती है। फिर लैला उसे मार्क के बारे में बताती है। लैला कहती है मार्क भी कायरो में ही है
अगर वो कायरो में इस तरह घूमने लगा तो फिर मारा जाएगा। और फिर वो औरत लैला से कहती है, और तुम्हें डर नहीं लगता? और तुम जो इतनी सारी प्राचीन चीजों को चोरी करके भाग गई थी। लैला कहती है, मैं चोरी नहीं करता और वो चीजें पहले से चोरी किया हुआ होता है और मैं सिर्फ उन चीजों को काला बाजार में जाने से बचाती हूँ और उसके असली हकदार के पास पहुँचा देती हूँ, जिससे मुझे एक अच्छी मुनाफा मिल जाता है। फिर वो औरत लैला के पिताजी के बारे में बोलती है। वो कहती है, मुझे दुख है तुम्हारे पिताजी का, और तुम्हारे पिताजी ने ही तुम्हें आर्कोलॉजिस्ट बनाया। फिर लैला कहती है, उस दिन उस रेगिस्तान में क्या हुआ था किसी को कुछ नहीं पता है। फिर लैला का पासपोर्ट रेडी हो जाता है। फिर वो पासपोर्ट लेके वहाँ से निकल जाती है। फिर हम आर्थर हैरो को देखते हैं, जो कि इजिप्ट के रेगिस्तान में कहीं स्कैरब के मदद से अमिट के मकबरे को ढूंढ लेता है और वहाँ बहुत सारी अमिट को पूजने वाले लोग होते हैं। फिर वहाँ उनका एक साथी आता है। वो कहता है, मार्क स्पेक्टर हमें ढूंढ रहा है। आर्थर कहता है, मैं जानता हूँ। उसके बाद हम मार्क स्पेक्टर को देखते हैं, कायरो के घर के छतों में दौड़ रहा था और वो एक घर के छत में पहुंचता है, जहां हम देखते हैं 3 गुंडे मिलके एक इंसान को जान से मार दिया है। तभी मार्क इनको बोलता है, मैं इससे कुछ पूछने वाला था पर अब तुम ही लोग मुझे बता दो। तभी ये गुंडे मिलके मार्क के ऊपर चाकू से हमला कर देते हैं और फिर हम इनके बीच एक अच्छी फाइट देखते हैं। फिर ये लोग चारों आपस में लड़ने लगते हैं। उसके बाद मार्क के हाथ में एक चाकू आ जाता है। जैसे ही मार्क 3 गुंडे में से एक को चाकू के नोक पे रखता है, तभी उस चाकू में हम स्टीवन का अक्स देखते हैं। वो मार्क को ऐसा करने के लिए मना करता है और तभी हम मार्क को देखकर वो अनकॉन्शियस हो जाता है। फिर हम उसे कार में देखते हैं, जहां वो ड्राइवर से पूछ रहा होता, तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? वो ड्राइवर कहता है, तुमने नहीं तो कहा तुम्हें एयरपोर्ट जाना है। तभी उसके सामने वो 3 गुंडे में से 2 गुंडे खड़े होते हैं। फिर मार्क उनका पीछा करने लगते हैं। फिर वो लोग दौड़ के सामने के बाजार में घुस जाते हैं और मार्क भी उनके पीछे पीछे आ जाता है। तभी मार्क उनमें से एक को पकड़ लेता है और उसे धमकाने लगता है और उससे पूछता है, हैरो कहाँ है बताओ। तभी उसके पीछे के मिरर में स्टीवन का अक्स आ जाता है और वो कहता है, प्लीज मार्क इसे छोड़ दो। तभी इन गुंडों का तीसरा साथी वहाँ आ जाता है और मार्क को पीछे से उसके सर में हमला कर देता है और मार्क नीचे गिर जाता है। तभी हम देखते हैं मार्क अनकॉन्शियस हो जाता है और उसकी आंखें बंद हो जाती है और जैसे उसकी आंखें खुलती है हम देखते हैं ये लोग किसी पहाड़ के ऊपर होते हैं, जहाँ 3 में से 2 गुंडे मर चुके हैं। उसमें से एक जिंदा था और वहाँ पहले से खोंगशू भी होता है। खोंगशू कहता है, इसे किनारे में ले जाके पूछो। मार्क कहता है, ये सिर्फ एक बच्चा है। खोंगशू कहता है, सिर्फ इसे डराओ। फिर मार्क उस लड़के को किनारे में लेके जाता है और पूछता है, हैरो कहाँ है बताओ। मार्क उसके गले में लगा एक कपड़े को पकड़ता है। तभी वो लड़का चाकू से उस कपड़े को काट देता है और अमिट के नाम पे खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। फिर मार्क आके स्टीवन से झगड़ने लगता है। मार्क कहता है, ये सब तुमने किया। स्टीवन कहता है, नहीं मैंने कुछ नहीं किया। मार्क कहता है, मैंने भी नहीं किया। दरअसल यहाँ मार्क का एक नया आइडेंटिटी जिसका नाम जैक लॉकली है, शायद वो स्विच हो गया होगा, जो हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा। फिर मार्क खोंगशू से कहता है, इनके जरिए तो कुछ पता नहीं चला और बाकी देवताओं का क्या, वो किसी को भी अमिट को आजाद करने देंगे? खोंगशू कहता है, देवताओं का बैठक बुलाने का मतलब उनके गुस्से को दावत देना। फिर मार्क कहता है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? खोंगशू कहता है, वो सभी मिलकर मुझे पत्थर का बना देंगे। उसके बाद खोंगशू अपने शक्तियों का इस्तेमाल करके चांद को सूरज के आगे लेके आता है, जिससे सूरज को ग्रहण लग जाता है और पूरी दुनिया में अंधकार फैल जाता है। मार्क कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो खोंगशू? खोंगशू कहता है, मैं देवताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा हूँ। उसके बाद सारे देवता खोंगशू के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। फिर खोंगशू कहता है, जल्दी करो, वो लोग अपने अवतारों को बुला रहे हैं। तभी मार्क कहता है, वो लोग तो दुनिया में हर एक जगह फैले हुए हैं। खोंगशू कहता है, एनियट देवताओं का कक्ष का दरवाजा कहीं भी खुल सकता है। तभी मार्क के सामने एक गेट खुलता है। खोंगशू कहता है, पिछले बार जब मैंने देवताओं की बैठक बुलाई थी, मैंने जब अपना बात रखा था तब सभी ने मिलकर मुझे बेदखल कर दिया था और आज आर्थर के खिलाफ हमें अच्छी दलीलें पेश करनी पड़ेगी। तभी खोंगशू वहाँ से जाने लगता है। फिर मार्क पूछता, तुम नहीं आओगे? फिर खोंगशू कहता है, मैं जरूर आऊंगा। फिर मार्क उस गेट के अंदर चला जाता है और वहाँ के दीवारें बहुत ज्यादा साफ होने के कारण वहाँ स्टीवन का प्रतिबिंब दिखता है। वो कहता है, हे भगवान, हम तो गीजा के पिरामिड के अंदर है। तभी हम वहाँ यादजिल को देखते हैं, जो कि हैथोर की अवतार होती है, जिन्हें म्यूजिक और प्रेम की देवी भी कहा जाता है। वो मार्क से कहता है, तुम
खोंगशू के अवतार हो ना? मार्क कहता है हाँ। फिर याजिल कहती है खोंगशू ने तुम्हें हैथोर के बारे में कुछ नहीं बताया। खोंगशू हैथोर का संगीत बहुत ज्यादा पसंद करता था। फिर मार्क कहता है जहाँ तक मुझे लगता है उन्हें सिर्फ दर्द भरे चीखे पसंद है। फिर वहाँ बैठक शुरू होता है। उसके बाद वहाँ होरुस, इसीस, तेफनुत, ओसाइरस इन सभी का अवतार भी पहुँचता है। ओसाइरस कहते हैं तुम्हारी गलती की वजह से तुम्हें बेदखल कर दिया गया था और तुमने अगर फिर से आसमान को छेड़ा तो हम सभी मिलकर तुम्हें पत्थर की मूर्ति बना देंगे। तभी हम देखते हैं मार्क के बॉडी को खोंगशू कंट्रोल कर लेता है। वो कहता है हाँ मैं बेदखल हुआ पर मैं तुम सभी की तरह इंसानियत से मुंह नहीं मोड़ लिया। मैं इंसानों के बीच ही था। उनमें से एक देवता कहता है हमने नहीं, उन्होंने हमसे मुंह मोड़ा है। हमें बस अवतारों पे भरोसा है, वो अपना काम अच्छे से करेंगे। फिर से खोंगशू कहता है ये अवतार क्या करेंगे और तुम सभी ये देवलोक में आराम फरमाना छोड़ दो वरना ये दुनिया नहीं बचेगी। फिर ओसाइरस कहते हैं कान खोलकर सुन लो खोंगशू, जो अवतार मौजूद है उनका काम सिर्फ नजर रखना है और हमने बहुत पहले ही फैसला किया था कि हम इंसानी मामलों में दखल नहीं देंगे। तभी वहाँ एक और देवी कहती है हमें क्या करना है तुम हम पे छोड़ दो, तुम्हें क्या चाहिए तुम वो बोलो। तब खोंगशू कहता है मुझे इल्जाम लगाना है आर्थर हैरो पे जो कि अमिट को रिहा करने वाला है। तभी वहाँ ओसाइरस आर्थर को बुलाता है। आर्थर वहाँ आता है। उसके बाद आर्थर कहता है आप उस मक्कार खोंगशू पे क्यों विश्वास करेंगे, और जब तक मैं खोंगशू के चंगुल में था वो तब से अमिट का मकबरा ढूंढ रहे हैं। तभी खोंगशू कहता है ये सब झूठ है। तब आर्थर कहता है खोंगशू देवताओं के नाम पे कलंक है क्योंकि उसने एक दिमागी मरीज को अपना अवतार बनाया हुआ है। इसका शादी मार्क स्पेक्टर के नाम पे हुआ है मगर ये काम करता है स्टीवन ग्रांट के नाम पे और ना जाने इसके और कितने शख्सियत है, ये अपना खुद का नाम तक नहीं जानता है। तभी खोंगशू गुस्से से आर्थर के ऊपर हमला करने जाता है। तभी उसे ओसाइरस रोक देता है। तभी उसमें से एक देवता बोलता है मुझे मार्क स्पेक्टर से बात करने दो। तभी खोंगशू उसके बॉडी से अपना कंट्रोल छोड़ देता है। तब वो देवता मार्क से पूछता है क्या तुम बीमार हो? मार्क कहता है हाँ मैं बीमार हूँ। तभी हैथोर कहती है तुम्हारे साथ खोंगशू ने जो भी गलत किया है खुल के बताओ। तभी मार्क कहता है बात यहाँ मेरी नहीं हो रही है, बात यहाँ इसकी हो रही है। ये कितना खतरनाक है आप सभी को नहीं पता। तभी ओसाइरस कहता है आर्थर के ऊपर कोई भी जुल्म साबित नहीं होता और हम इसे बरी करते हैं। उसके बाद वहाँ से आर्थर और चारों अवतार चले जाते हैं मगर वहाँ हैथोर की अवतार याजिल होती है। वो मार्क से कहती है एक और रास्ता है। वो कहती है अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अमिट को दुनिया के नजरों से छुप के दफनाया गया था। देवी देवताओं को भी उसके मकबरे के बारे में पता नहीं है। अमिट के मकबरे का रास्ता सिर्फ एक सिपाही को पता था जिसका नाम सेनफू है, ताकि देवताओं को अगर कभी भी अमिट को माफ करना है तो वो कर सकते हैं। अगर तुम्हें सेनफू का ताबूत मिल गया तो मकबरे का नक्शा भी मिल जाएगा। फिर मार्क पूछता है तो उसका ताबूत कहाँ मिलेगा? तो याजिल कहती है किसी ने उस ताबूत को चोरी करके काले बाजार में बेच दिया था। उसके बाद हम मार्क को कायरो के बाजार में देखते हैं जहाँ वो एक आदमी से सेनफू के बारे में पूछताछ करता है और तभी वहाँ लैला आ जाती है। फिर लैला कहती है मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए, तुम मेरे साथ चलो। फिर लैला मार्क को अपने एक पुराने दोस्त एंटोन मोगाट के पास लेके जाने लगती है और ये दोनों बोट में होते हैं। तभी हम देखते हैं इनको बोट से कोई फॉलो कर रहा है। लैला कहती है ये आर्थर का आदमी है क्या? मार्क कहता हो सकता है। फिर ये दोनों बोट से उतर के एंटन मॉर्गेट के पास जाने लगते हैं। तभी लैला कहती है तुम्हारा नाम अभी से मार्क स्पेक्टर नहीं रूफिन एस्ट्रेदा है। फिर ये लोग एंटन मॉर्गेट के घर में पहुंचता है जहाँ उन्हें एक बेक नाम का आदमी मिलता है जो कि इन दोनों को मोगाट के पास लेके जाता है। बेक कहता है तुम दोनों बहुत दिन बाद मिल रहे हो, तुम यहाँ इंतजार करो, वो तुमसे जल्द मिलने आएंगे। तभी हम देखते हैं मोगाट अपने आंगन में एल्मेरमा गेम खेल रहा होता है। फिर मार्क लैला से कहता है ये कोई चैंपियन है क्या? लैला कहता है नहीं, ये बड़े बड़े चैंपियनों को अपने आंगन में खेलने के लिए बुलाता है। उसके बाद मोगाट वहाँ आ जाता है और उन दोनों को कहता है तुम लोग से मिलकर अच्छा लगा। उसके बाद लैला कहती है कि मेरा हस्बैंड है और इनका नाम रूफिनो है। तुम लोग ये समझ लो वो प्राचीन चीजें मेरे लिए सिर्फ वो बेजान कलेक्शन नहीं है, हिस्ट्री को जिम्मेदारी से संभालने का काम मैं बहुत ही अच्छे तरीके से करता हूँ। और तुम लोगों को सिर्फ सेनफू के ताबूत से इतना इंटरेस्ट क्यों है, मैं तुम्हारे हस्बैंड से पूछना चाहूंगा। तभी मार्क कहता है मुझे वो ताबूत सिर्फ देखना है। तो फिर मोगैट उसे वो ताबूत दिखा देता है। तभी मार्क और लैला उस ताबूत के पास जाता है और उस ताबूत के नक्शे को देखने लगता है। लैला कहती है ये ताबूत असली है मगर इसमें आमिट के मकबरे का कोई भी ठिकाना लिखा हुआ नहीं है। तभी स्टीवन कहता है हमें पहले पहली को सुलझाना पड़ेगा, उसके बाद हमें ठिकाने का पता मालूम होगा। उसके बाद मार्क लैला से कहता है तुम उन दोनों को संभालो, मैं स्टीवन से बात करता हूँ। तभी मार्क स्टीवन के इंस्ट्रक्शन से उस ताबूत में रखे नक्शे को मिलाना शुरू कर देता है और ये दोनों मिलकर पहली को सॉल्व करने में लग जाते हैं।
एंटोन मोगेट और उसके बॉडीगार्ड बेक को ये थोड़ा अजीब लगता है और वो मार्क के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। तभी वहाँ लैला भी आ जाती है। वो कहती है हम पूरे दुनिया को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और तभी यहाँ आर्थर हैरो भी आ जाता है। तभी आर्थर एंटोन को वो स्कैरब दिखाता है। वो कहता है जब खजाना सामने है तो नक्शे का क्या काम। तभी लैला कहती है इसकी बात मत सुनो, ये चाहता है हम वहाँ ना पहुँचे, ये करोड़ों का जान ले लेगा। फिर आर्थर लैला से कहता है लैला तुम इजिप्ट से दूर इसीलिए रहती हो क्योंकि तुम अपने पुराने जख्मों को कुरेदना नहीं चाहती हो जो कि तुम्हें अपने पापा के कत्ल से मिले हैं। इन पे मरहम लग सकता है अगर तुम्हारा पति तुम्हें सच बता दे। और मार्क तुम सच इसलिए नहीं बताते हो क्योंकि फिर लैला तुमसे नफरत करेगी और तुम इसके नजरों में भी गिर जाओगे। तभी आर्थर एंटोन को आमिट की छड़ी दिखाता है और कहता है क्या तुम देखना चाहते हो दैविक शक्तियाँ। फिर आर्थर उस सेनफू के ताबूत के पास जाता है और उसे उस छड़ी की शक्तियों से पूरी तरह से बर्बाद कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। और दूसरी तरफ हम मार्क को देखते हैं जो कि अब मून नाइट बन के एक लोहे का पिरामिड का ऊपर खड़ा था। तभी वो अपने क्रिस्टन डार्ट से एंटोन के बॉडीगार्ड के ऊपर हमला कर देता है और तभी सारे बॉडीगार्ड लैला के ऊपर गोली चलाने शुरू कर देता है। तभी मार्क उसे मून नाइट के केप से ढक लेता है और फिर लैला कहती है क्या तुम इनकी ध्यान भटका सकते हो। मार्क कहता हाँ। तब लैला उस ताबूत के पास चली जाती है नक्शों को लेने के लिए और तभी वहाँ बेक आ जाता है और हम देखते हैं बेक और लैला के साथ अच्छी फाइट होती है। दूसरी तरफ मार्क लड़ रहा होता है। तभी वो मार्क अपने दूसरे शख्सियत स्टीवन में बदल जाता है। फिर वो मिस्टर नाइट बन जाता है। तभी एक आदमी स्टीवन को पीछे से एक भाले से हमला करता है। तभी स्टीवन मार्क से कहता है तुम मेरी शरीर ले लो। फिर से हम देखते हैं मून नाइट का सूट मार्क के बॉडी में आ जाता है। फिर वो बाकियों से लड़ने लग जाता है। तभी उसे कुछ लोग काबू कर लेते हैं और दूसरी तरफ हम लैला को देखते हैं जो कि बेक से लड़ रहा होता है और बेक लैला को बहुत बुरी तरह से पीट रहा है। तभी लैला अपने गले से नेकलेस को खोलकर बेक के चेस्ट पे मार देती है और वहाँ बेक मर जाता है। फिर वो भागकर बाहर जाती है। वहाँ एक बंदूक पड़ी हुई थी। उस बंदूक को उठाकर एंटोन मोगाट के गार्ड के ऊपर गोली चलाने लग जाती है। तभी एंटोन मोगाट घोड़े में बैठकर लैला के ऊपर हमला कर देता है और लैला नीचे गिर जाती है। तभी वो सामने से जाकर एक भाला उठाकर लेके आता है और फिर वो लैला को मारने जाता है। जैसे ही वो लैला को मारने जाता है वहाँ मून नाइट आकर लैला को बचा लेता है और अपने किसन डार्ट से एंटोन मोगैट के ऊपर हमला करता है। उसके बाद यहाँ से निकलकर ये दोनों कहीं कार से जाने लगते हैं। फिर ये लोग एक डेजर्ट में पहुँचते हैं। फिर ये डेजर्ट में पहुंचकर नक्शे को मिलाने लगते हैं पर इनसे हो नहीं पाता। तभी लैला कहती है क्यों ना तुम स्टीवन से मदद मांगो। और वहाँ खोंगशू भी होता है। खोंगशू कहता है पहले देवताओं को बताकर फंसे उसके बाद ये बावले को बुलाकर और फंस जाएंगे। फिर मार्क गुस्से से अपने कार का मिरर तोड़कर स्टीवन को बुलाता है और जैसे ही स्टीवन मार्क के बॉडी में आता है उसके बाद स्टीवन उस नक्शों को पूरा कर लेता है जिससे उसमें कुछ नक्षत्र बनते हैं जिससे आमिट के मकबरे तक पहुंचा जा सकता है। तो लैला इन नक्षत्रों को स्कैन करने लगती है। तभी स्टीवन कहता है सेनफू ने ये नक्शा आज से 2000 साल पहले बनाया था और अभी के हालात से नक्षत्र तारा अपना जगह बदलते हैं। तभी हम दूर में देखते हैं खोंगशू को। खोंगशू कहता है मैं वो रात मुझे याद है, मैं उस रात को वापस ला सकता हूँ पर इसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सारे देवता मिलकर मुझे मूर्ति का बना देंगे। फिर खोंगशू और स्टीवन मिलकर उस रात को वापस लाने में लग जाते हैं। स्टीवन यहाँ मिस्टर नाइट में बदल जाता है और उसके बाद खोंगशू अपने शक्तियों से आसमान को हिला के 2000 साल पहले की रात को लेके आता है और जैसे ही वो रात आता है लैला अपने गैजेट से स्कैन कर लेती है और उसे आमिट के मकबरे का लोकेशन मिल जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं सारे देवता मिलके खोंगशू को पत्थर में बदल रहे थे जिसके बाद खोंगशू पूरी तरह से पत्थर में बदल जाता है और इधर मार्क भी बेहोश हो जाता है, उसकी सारी शक्तियाँ चल जाती है और खोंगशू भी वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद हम आर्थर को उसी पिरामिड में देखते हैं जहाँ खोंगशू को कैद करके रखा है देवताओं ने। वहाँ ओसाइरस कहते हैं अब ये यहीं कैद रहेगा। फिर आर्थर ओसाइरस से पूछता है क्या ये हमारी बातें सुन सकता है। ओसाइरस कहता है शायद सुन सकता है। फिर आर्थर खोंगशू के पास जाता है। फिर आर्थर खोंगशू की मूर्ति से कहता है जब तुमने मुझे चुना था, जब मैं तुम्हारा काम करता था तो मुझे बहुत मजा आता था लोगों को तड़पा के मारने में और वो मेरा सबसे बड़ा गुनाह है। अब मैं वो करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते, जो तुम कभी नहीं कर सके। और जब मैं कर लूंगा तो एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे जुल्म का पैदाइश हूँ और मेरे जीत के जिम्मेदार तुम हो। और यहाँ ये मूवी खत्म हो जाती है। एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में देखते हैं ओसाइरस को जो कि खोंगशू की पत्थर की बनी मूर्ति को एक जगह में रखता है और वहाँ हम और भी देवताओं की मूर्ति देखते हैं जिन्हें इनके गलती के कारण पत्थर की मूर्ति बना दिया गया है। फिर सीन कट होता हम देखते हैं लैला और स्टीवन को और ये दोनों इजिप्ट के रेगिस्तान में होता है। लैला स्टीवन को उठाने की कोशिश करती है मगर स्टीवन बेहोश होता है। तभी वहाँ एक जीप आ जाता है, उसमें 2 गुंडे होते हैं
उनमें से एक इनके ऊपर गोलियां चलाने लगता है। तभी लैला स्टीवन को रेत के टीले के ऊपर से नीचे गिरा देती है और स्टीवन रेत में घूमता हुआ नीचे आ जाता है। तभी लैला दौड़कर अपने जीप में चली जाती है और वहाँ उसे एक बैग में फ्लेयर मिलती है। तभी वो लोग स्टीवन को देखता है और उन्हें लगता है स्टीवन मर चुका है। तभी वो जीप लैला के जीप के पास आ जाती है। तभी लैला जीप से निकलकर वो फ्लेयर हाथ में लेकर उनके जीप के पीछे एक 50 कैलिबर का बुलेट का बॉक्स होता है उसमें फेंक देती है। उसके बाद वो बुलेट बॉक्स ब्लास्ट कर जाता है जिससे पूरे गाड़ी में आग लग जाता है और वो 2 गुंडे भी मर जाते हैं। और तभी स्टीवन को भी होश आ जाता है। फिर ये दोनों अपना जीप लेके वहाँ से निकल जाता है। लैला कहती है हैरो शायद मकबरे तक पहुँच गया होगा। तभी स्टीवन अपने लोकेशन से पहुंचने से पहले धीरे धीरे लैला को मार कर अपने बीच सारे डील को बता देता है। स्टीवन कहता है जब खोंगसू का काम पूरा हो जाएगा मार्क मेरे बॉडी को छोड़कर चला जाएगा। ये बात सुनकर लैला को थोड़ा दुख होता है। उसके बाद हम देखते हैं ये लोग एक जगह पहुंचता है जहां ये अपने गाड़ी से उतरकर पैदल चलने लगते हैं। फिर पैदल चलते चलते फिर लैला को एक जगह दिखता है जहां बहुत सारी टेंट होती है। फिर ये लोग दोनों वहां जाते हैं पर वहां इन्हें कोई नहीं दिखता। लैला कहती है आमिर के मकबरे को ढूंढने के लिए वो लोग शायद अंदर चले गए हैं। फिर ये लोग दोनों वहां के टेंट में सामान ढूंढने लगते हैं। फिर इन्हें कुछ अपने जरूरत के सामान मिलते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ के एक टेबल में मार्क का अक्स आ जाता है। वो स्टीवन से कहता है तुम मुझे अपना बॉडी सौंप दो नहीं तो हम दोनों मारे जाएंगे। बिना खोंगसू के ना सूट मिलेगी ना जख्म भरेंगे, तुम भी अकेले कुछ नहीं कर सकते। तभी स्टीवन कहता मैं अकेला कहाँ हूँ, मेरे साथ तो लैला है। तभी मार्क कहता है अगर तुमने लैला के साथ कुछ किया तो मैं हम दोनों को चट्टान के ऊपर से नीचे गिरा दूंगा। तभी ये दोनों मकबरे के अंदर जाने के लिए रेडी होने लगते हैं। तभी स्टीवन कहता है मार्क तुम्हें खोंगसू से बचा रहा है इसलिए वो तुमसे दूर जा रहा है। वो कहता है खोंगसू तुम्हें अपना अवतार बना लेगा। तभी इन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ जाती है और स्टीवन लैला को किस कर लेता है। फिर लैला उस मकबरे के अंदर चली जाती है। उसके बाद मार्क स्टीवन को एक घूसा मारता है। उसके बाद लैला मकबरे के अंदर एक बहुत बड़े मूर्ति के सामने कुछ लिखती है। तभी वहाँ स्टीवन गिरते पड़ते हुए आ जाता है। वो कहता है मेरा हाथ रस्सी से फिसल गया था। फिर वो लैला से कहता है ये तुमने लिखा? लैला कहता है हाँ, ये मैंने अपने पिताजी के याद में लिखा है। वो एक बहुत अच्छे आर्कोलॉजिस्ट थे। लैला कहती है मेरे पिताजी अगर यहाँ होते तो बहुत ज़्यादा खुश होते। वो एक पागल आर्कोलॉजिस्ट थे और उसी पागलपन के वजह से उन्होंने अपना जान गंवाया। तभी स्टीवन कहता है वो जहाँ भी होंगे ये सब देखकर बहुत खुश होंगे। तभी ये लोग आगे बढ़ जाते हैं जहाँ इन्हें कुछ गोलियां मिलती है। लैला कहती है यहाँ इतना गोलियां किसने चलाया? तभी उन्हें एक 6 रास्तों का भूल भुलैया मिलता है। लैला कहती है यहाँ 6 रास्ते हैं, ये एक भूल भुलैया है। फिर स्टीवन को एक बात याद आता है, वहाँ एक बहुत बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। स्टीवन उस पत्थर में हॉरस का आंख का ड्राइंग बनाता है। तभी लैला कहती है ये क्या किसी तरह का नक्शा है? स्टीवन कहता है शायद हो सकता है। फिर लैला कहती है इस जगह को बनाने के लिए कितने पैसे और लोग लगे होंगे? फिर वो बोलती है आमिर का आखिरी अवतार एक फैरो था और उसी ने ये सब बनवाया है। उसके बाद ये दोनों आमिर का मकबरे का लोकेशन क्रैक कर लेता है। फिर ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। वहाँ इन्हें एक काफी पुरानी इजिप्टियन एंशिएंट ऑपरेशन थिएटर मिलता है। दरअसल ये जगह हेका पुजारी का होता है जो कि बहुत ज्यादा भयानक और डरावना होता है। तभी लैला कहती है इन लोगों को फेरो के सुरक्षा के लिए यहाँ दफनाया गया होगा और ये लोग उनके जमाने के जादूगर थे। फिर स्टीवन को एक बड़े से पत्थर के स्ट्रक्चर में बहुत सारा खून दिखता है। वो लैला से कहती है। फिर लैला भी वहाँ आ जाती है। वो भी देखती है उस बड़े से पत्थर के स्ट्रक्चर के नीचे बहुत सारा बोतल रखा हुआ है और सभी बोतलों में ताज़ा खून लगा हुआ है। तभी लैला स्टीवन से कहती है हमें यहाँ से जाना चाहिए। उस रूम से निकलने जाते हैं। उस रास्ते में उसे बहुत इंसानों का कंकाल दिखता है। स्टीवन कहता है हमें इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए। फिर स्टीवन एक ऊपर के फ्लोर में जाता है और लैला नीचे ही रुकती है। वहाँ स्टीवन को बहुत अजीब अजीब चीजें दिखती है और लैला कहती है तुम ये सब देखना बंद करो और जल्दी से रास्ता ढूंढो। तभी हम गोलियों का आवाज़ सुनते हैं और फिर थोड़ी देर बाद उस रूम में एक हेका पुजारी आ जाता है जो कि एक बॉडी को लेके आता है और उसके बॉडी पार्ट को अलग करने लगता है। तभी उसे भनक हो जाता है कि यहाँ और कोई है। तभी वो स्टीवन के तरफ बढ़ने लगता है। तभी उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लैला बोतल दीवार में मारता है और फिर वो वहाँ से भागने लगती है। तभी वो हेका पुजारी उसके पीछे भागने लगता है। तभी स्टीवन ऊपर से एक टेबल को उसके ऊपर गिरा के उसे कुचल देता है। तभी लैला वहाँ से दौड़कर बाहर निकल जाती है और खाई में गिरने से बच जाती है और दूसरी तरफ स्टीवन अलग रास्ता से जाता है। तभी लैला को उस खाई के किनारे से एक रास्ता दिखती है जिससे वो चट्टाना के ऊपर से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है।
और जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है पीछे का रास्ता टूटने लगता है और जैसे ही वो उस पर पहुंच जाती है तभी उस पे एक हेकअप पुजारी हमला कर देता है और उसे खींचकर एक गुफा के अंदर लेके चला जाता है। लैला उस गुफा के अंदर से बच के बाहर निकल आती है कि पीछे पीछे वो हेकअप पुजारी भी आ जाता है। तभी वो लैला के ऊपर हमला कर देता है पर लैला के पास फ्लेयर होता, वो फ्लेयर निकाल कर उस हेकअप पुजारी के आंख में घुसा देता है और उसे खाई से नीचे गिरा देता है। तभी हम दूसरे तरफ देखते हैं आर्थर खड़ा है। उसके बाद हम स्टीवन को देखते हैं जो कि एक मकबरे के अंदर पहुंचता है और वो कहता है ये किसी बहुत बड़े राजा का मकबरा है। फिर वहाँ रखे एक ताबूत को देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो कहता है ये एक खोया हुआ ताबूत है जो कि द अलेक्जेंडर गेट का है। उसके बाद हम दूसरे तरफ देखते हैं जहां आर्थर लैला को मार्क के लिए भड़का रहा होता है। आर्थर कहता है तुम्हारे पिताजी को आतंकियों ने मारा, कोई नहीं जानता वो लोग कहां से आए थे। लैला कहती है तुम कहना क्या चाहते हो, मार्क उनमें से एक था। फिर आर्थर कहता है तुम समझदार हो, मार्क को वो सारी बातें याद है जो उस दिन हुआ था। फिर लैला वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम स्टीवन को देखते हैं जो कि अलेक्जेंडर द ग्रेट का ताबूत को खोल देता है। फिर मार्क कहता है इसके अंदर कुछ नहीं है। फिर स्टीवन कहता है अगर कोई चीज को छिपानी है तो हम ऐसी जगह छिपाएंगे जहां आम चोरों की नजर न जाए। तभी स्टीवन को याद आता है अलेक्जेंडर द ग्रेट आमिट का आवाज थे। तभी स्टीवन अलेक्जेंडर द ग्रेट के मम्मी के मुंह में हाथ डालकर आमिट के पत्थर के मूर्ति को निकाल लेता है और तभी वहां लैला आ जाती है। लैला स्टीवन से कहती है मुझे मार्क से बात करना है। तभी मार्क स्टीवन के बॉडी में आ जाता है। वो कहता है हमें यहाँ से जाना होगा, जल्दी चलो। लैला उससे कहती है मेरे पिताजी का मौत कैसे हुआ था। मार्क कहता है मैं वहाँ था पर मैंने तुम्हारे पिताजी को नहीं मारा, मेरा एक साथी लालच में आकर वहाँ सभी को मार दिया था और उसने मेरे ऊपर भी गोली चलाई थी पर मैं नहीं मरा, मैंने तुम्हारे पिताजी को बचाने की कोशिश किया था। और तभी वहाँ आर्थर अपने लोगों के साथ पहुँच जाता है। फिर मार्क लैला को दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए भेज देता है। फिर आर्थर मार्क से कहता है कैसा लग रहा तुम्हें खोंगसू से अलग होकर, बहुत शांत महसूस हो रहा होगा खोंगसू के चंगुल से छूटने के बाद। तभी आर्थर अपने एक आदमी को मार्क के पास जाने के लिए कहता है, उसे आमिट का मूर्ति लेने के लिए कहता है। तभी मार्क आर्थर के आदमियों के ऊपर हमला कर देता है। तभी आर्थर मार्क के ऊपर 2 गोलियां चला देता है और वहीं सामने पानी में मार्क गिर जाता है और ये सब साइड से लैला देख रहा होता है। और जहाँ से स्टार्ट होगा इस मूवी का सबसे कंफ्यूजन पार्ट। उसके बाद हम मार्क को उसके ही दिमाग में देखते हैं। उसके बाद हम मार्क को एक व्हील चेयर में देखते हैं जहाँ वो उस चेयर में बंधा हुआ होता है और इस जगह हम इस मूवी के सारे कैरेक्टर को देखते हैं। वहाँ एक लॉटरी चल रहा होता है और उस लॉटरी का टिकट मार्क के पास होता है। तभी लैला मार्क से वो टिकट लेके वहाँ से चली जाती है। वहीं मार्क मिरर में देख के स्टीवन को बुलाता है और वो उठ के खड़ा होने जाता तो वो नीचे गिर जाता है। और हम देखते हैं मार्क के पास एक मून नाइट का टॉय भी होता है। उसके बाद मार्क को डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है जो कि आर्थर ही होता है। फिर आर्थर कहता है मार्क यही असली दुनिया है जो तुम देख रहे हो, हम मोह माया की दुनिया में नहीं दिमागी दुनिया में रहते हैं और तुम ये जो सोच रहे हो ये सब झूठ है। मार्क कहता है तुमने मुझे गोली मारी। आर्थर कहता है तुम अभी बीमार हो, तुम्हें अभी इलाज का जरूरत है। फिर मार्क कहता है तुम मेरे पास मत आओ। फिर मार्क वहाँ से भागने लगता है। फिर वो भागकर पास के एक रूम में छुप जाता है जहाँ उसे एक ताबूत मिलता है जहाँ से स्टीवन बाहर आता है और दोनों एक दूसरे को हक कर रहे होते हैं। उसके बाद मार्क स्टीवन से पूछता है आखिरी बार क्या हुआ था। स्टीवन कहता है हैरो ने हम दोनों को गोली मारा था। उसके बाद ये दोनों फिर से उस रूम के बाहर आते हैं और उसके बाद वहाँ सामने और एक रूम में एक ताबूत होता है जो हिल रहा होता है पर ये लोग उसे नहीं खोलते हैं। दरअसल ये ताबूत शायद जैक लॉकली का हो सकता है। उसके बाद ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी इनके सामने एक बड़ा सा गेट खुलता है और उस गेट से डेबी टॉरट आती है और ये लोग ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों जैसे कि हमने एपिसोड 4 के एंडिंग पे देखा है मार्क स्पेक्टर एंड स्टीवन ग्रांट उस असाइलम से भाग रहा होता है। तभी वहाँ टॉयलेट आ जाती है और ये लोग दोनों चीखने लगते हैं। उसके बाद हम मार्क स्पेक्टर को आर्थर के रूम में देखते हैं जहाँ आर्थर इनसे कहता है देखो मार्क मैंने तुम्हें नहीं मारा है, दरअसल तुम्हारा दिमाग एक पेंडुलम है जो कि यहाँ से वहाँ झूल रहा है। एक तरफ है ये कड़वी बात है कि तुम शिकागो के एक मेंटल असाइलम में हो और तुम मेरे मरीज हो और मैं तुम्हारा डॉक्टर, और दूसरी तरफ वो कल्पना जो तुमने बनाई है कि तुम एक सुपर हीरो हो। मार्क आर्थर से कहता है तुम एक असली डॉक्टर नहीं हो। आर्थर कहता है इसीलिए तुम्हारा दिमाग रियलिटी और फैंटेसी में अंतर नहीं कर पा रहा है, तुम ये जो देख रहे हो वही असली है।
ना कि तुम जो सोच रहे हो। फिर आर्थर मार्क से कहता है, तुमने कहा था मेरा ऑफिस तुम्हें इजिप्ट का याद दिलाता है जहाँ तुम पहले थे, और वहाँ तुम एक हिप्पोपोटामस मिला था और जिससे तुमने बात भी किया। अब बताओ ये कल्पना है या हकीकत? मार्क कहता है ये कल्पना है, और ये हिप्पोपोटामस ही तुम्हारे और स्टीवन के बीच फासला मिटा सकेगी, जिससे मसला सॉल्व हो जाएगा। फिर आर्थर कहता, तुमने एक बच्चे का जिक्र किया था, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ याद है? तभी मार्क वहाँ टेबल पे रखा एक कांच का बना पिरामिड को उठा लेता है और कहता है, मैं ठीक हूँ, मुझे यहाँ से जाना है। तभी वहाँ आर्थर के लोग आ जाते हैं और मार्क को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जोर जोर से चीखने लगता है। तभी मार्क को इंजेक्शन दे दिया जाता है, जिससे मार्क उसी मोमेंट में चला जाता है जहाँ उसके साथ स्टीवन और डेविड टॉरेट थी। फिर डेविड टॉरेट इन दोनों से पूछता है, क्या तुम लोग ट्विंस हो? स्टीवन कहता है, ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। फिर डेविड टॉरेट कहती है, अब मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। तभी मार्क कहता है, मैं ऑलरेडी कंफ्यूज हूँ क्योंकि मुझे गोली लगा था। फिर डेविड टॉरेट कहती है, तुम लोग ऑलरेडी मर चुके हो। फिर डेविड टॉरेट इनका स्वागत करता है। वो कहती है, तुम लोगों का ड्वार्ट पे स्वागत है। ये बात सुन के स्टीवन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो कहता है, ड्वार्ट? स्टीवन कहता है, ड्वार्ट इजिप्टियन मृत्यु लोग, और आप हमें मुक्ति दिलाने के लिए आए हैं। पर मार्क को ये बात विश्वास नहीं होता। मार्क कहता है, ये मेंटल एसाइलम का तरह क्यों लग रहा है? तभी टॉरेट कहती है, इंसानी दिमाग के लिए ड्वार्ट को समझना नामुमकिन है, इसीलिए ये तुम्हें उस रूप में दिखेंगे जिससे तुम वाकिफ हो। स्टीवन कहता है, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, ये जगह हमें ये मेंटल एसाइलम का तरह क्यों दिख रहा है? फिर मार्क कहता है, क्योंकि हम पागल है इसीलिए। पर मार्क को ये सारी बातें विश्वास नहीं होता है। मार्क कहता है, ये सब सारा मेरा दिमाग का खेल है। फिर मार्क स्टीवन से कहता है, देखो मैं इस कमरे को खोलूंगा, इसके अंदर बहुत सारे मरीज मिलेंगे। जैसे ही मार्क उस कमरे को खोलता है और हम देखते हैं ये लोग एक नाव के ऊपर होते हैं और ये नाव रेत के ऊपर चल रहा है। ये देखकर मार्क शॉक हो जाता है। वो कहता है, ये क्या? ये तो मृत्यु लोक है और मैं पागल नहीं हूँ, हम लोग बस मर गए हैं। तभी वहाँ टॉरेट और स्टीवन आ जाता है। फिर मार्क टॉरेट से पूछने लगता है, हम लोग अभी कहाँ जा रहे हैं? तभी स्टीवन कहता है, हम अभी आरो की तरफ जा रहे हैं, सुकून के मैदान के पास। फिर टॉरेट कहती है, अगर तुम लोगों के दिल पे कोई बोझ नहीं होगा तो तुम लोग सुकून से रहोगे स्वर्ग में। फिर टॉरेट मार्क और स्टीवन का दिल निकाल कर इंसाफ के तराजू में चढ़ा देता है। तभी मार्क स्टीवन से पूछता है, ये क्या कर रही है? स्टीवन कहता है, वो हमारे दिल को और इंसाफ के पंख को तोलेगी। सफर के दौरान हमारे दिल अगर इंसाफ के पंख के बराबर हो गया तो सुकून के मैदान में जा सकोगे। फिर मार्क पूछता, अगर दिल पंख जैसा हल्का ना हुआ तो? तभी टॉरेट कहती है, तुम्हें नीचे फेंक दिया जाएगा, जहाँ तुम लोगों को मौत के बासिंदे ड्वार्ट में घसीट लेंगे, जहाँ तुम लोग हमेशा से फंसे रहोगे रेत में जमकर। तभी मार्क वहाँ से थोड़ा साइड में आता है और उसके पीछे स्टीवन भी आता है। तभी मार्क कहता है, हम इस हिप्पो को मार के ये नाव लेके यहाँ से निकल जाएंगे। तभी वो तराजू जोर जोर से हिलने लगता है। तो स्टीवन कहता है, ये क्या हो रहा है? तभी डेविड टॉरेट कहती है, वजह दिल है और इनमें खलिश है, इन दोनों में एक अधूरापन है। अगर तराजू तोल नहीं पाया तो तुम लोगों का रूह ड्वार्ट में जम जाएगा। फिर स्टीवन टॉरेट से पूछता है, आपके पास इसका कोई हल है? तभी डेविड टॉरेट कहती है, इस नाव में तुम्हारी सारी यादें हैं, पता नहीं तुम लोग क्या छुपा रहे हो, जाके उस सच का सामना करो। तभी ये दोनों नाव के अंदर आ जाते हैं। सबसे पहले हमें एक रूम में मार्क जब सबसे पहले मून नाइट बना था और वो जब इजिप्टियन जैकल को मार रहा था वो यादें देखते हैं। उसके बाद स्टीवन दूसरे रूम में देखता है जहाँ हम देखते हैं जब मिस्टर नाइट और खोंगशू मिलकर 2000 साल पहले का रात को वापस लाया था, उस यादों को देखते हैं। फिर स्टीवन दूसरे रूम में देखता है जहां हम मार्क को देखते हैं जो कि एक कार के सामने खड़ा था। तभी किसी दूसरे रूम से एक बच्चे का आवाज आता है। स्टीवन उस रूम में दौड़कर चला जाता है और उसके पीछे मार्क भी चला जाता है और उस रूम में बहुत सारे डेड बॉडीज थे जिनको मार्क ने मारा है उनके जुर्म के वजह से। स्टीवन मार्क से कहता है, तुमने इन सभी को मारा है? मार्क कहता है, ये लोग सब क्रिमिनल थे जो मासूमों के ऊपर जुर्म करते थे, इसीलिए खोंगशू ने इन सभी को सजा दिया है और हमने रात के अंधेरों में मासूमों को बचाया। फिर स्टीवन कहता है, तुम्हें इन सभी की शक्लें याद है? तभी मार्क कहता है, किसी की जान लेके देख, उसकी शक्ल दिमाग में छप जाएगी। मैं हमेशा से सोचता था इनमें से कोई मुझे मार दे। तभी वो तराजू धीमा हो जाता है।
तभी वहाँ एक बच्चा आ जाता है। मार्क उसे मना करता पर स्टीवन उस बच्चे के पीछे चला जाता है और वो बच्चा एक रूम के अंदर जाता। फिर स्टीवन उस रूम के अंदर जाकर दरवाजे को लॉक कर देता है और मार्क बाहर से लॉक को खोलने के लिए चीखने लगता है। यहाँ हम मार्क के बचपन के यादों को देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं मार्क के भाई रैंडल स्पेक्टर को, जो कि ड्राइंग कर रहा होता है। तभी मार्क उसे कहता है चलो केव में जाते हैं। तभी उसकी माँ कहती है अपने भाई को हमेशा सुरक्षा करना तुम्हारा जिम्मेदारी है। तभी लोग जंगल में केव में जाने लगते हैं। वहाँ बारिश शुरू हो जाती है और जब ये दोनों भाई केव में जाते हैं स्टीवन इनके पीछे पीछे जाता है और दूसरे तरफ हम मार्क को देखते हैं, वो असाइलम में इधर उधर घूम रहा होता है। उधर बारिश की वजह से केव में बहुत ज्यादा पानी भर जाता है और वहाँ मार्क का छोटा भाई रैंडल स्पेक्टर की मृत्यु हो जाती है। दूसरी तरफ हम मार्क को देखते हैं जो कि एक रूम के अंदर जाता है और वहाँ पहले से स्टीवन मौजूद होता है। उसकी मम्मी बार बार उसके डैड से कहती है मुझे रोरो को वापस ला के दो। दरअसल रैंडल का नाम रोरो होता है। तभी वहाँ छोटा मार्क आ जाता है तो उसकी मम्मी कहती है ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है, तुम्हें अपने भाई को बचाना चाहिए था, तुमने उसे नहीं बचाया, इसका जिम्मेदार तुम हो। तभी छोटा मार्क दौड़कर सीढ़ियों से ऊपर चला जाता है और उसके पीछे स्टीवन भी चला जाता है और ऊपर जाकर देखता है मार्क का बर्थडे होता है और उसका पापा उसके मम्मी को बुलाता है पर वो नहीं आती है। तभी पीछे से मार्क बुलाने लगता है। फिर स्टीवन दौड़कर ऊपर के सीढ़ियों में चला जाता है और वहाँ देखता है छोटे मार्क का बर्थडे का दिन होता है। उसके पापा उसे केक देता है। तभी उसकी माँ पीछे से आती है जो कि अब अल्कोहलिक हो गई है। वो छोटे मार्क से कहती है जब तुम्हारा भाई पैदा हुआ था तभी मुझे समझ लेना चाहिए था, तुम उसे मार दोगे। तभी मार्क उस केक को फेंक देता है और वहाँ से भागकर अपने रूम में चला जाता है। तभी स्टीवन उसके पीछे जाने लगता है। तभी उसे मार्क पकड़कर बाहर लेके आ जाता है। फिर हम दोनों को सड़क पर देखते हैं। मार्क स्टीवन को रोक रहा होता है। वही हम दूसरी तरफ देखते हैं जब मार्क टीनेजर था तब वो घर छोड़कर जा रहा था। तभी मार्क के पापा उसे रोकने लग जाते हैं। अभी टीनेजर मार्क कहता है आपको पहले ही सब कुछ ठीक कर देना चाहिए था। अभी बड़ा मार्क आकर स्टीवन को कहता है तुम्हें ये सब देखना नहीं चाहिए था और वो उसे धक्का देता है। तभी ये दोनों किसी रेगिस्तान में आ जाते हैं जहाँ चारों तरफ लाशें पड़ी हुई थी और गाड़ियों में आग लगा हुआ था। स्टीवन मार्क से कहता है तुमने होस्टेजेस को मारा। हैरो कह रहा था तुम एक आतंकी हो। तभी मार्क स्टीवन से कहता है तुमने उसकी बात मान ली। स्टीवन कहता है तुम कर भी सकते हो। तभी मार्क कहता है मुझे पता नहीं था, बिना बोले छुट्टी लेने से आर्मी से निकाल दिया जाता है। मेरे पास काम नहीं था तो मैंने पुराने कमांडिंग ऑफिसर बुशमैन के पास गया काम मांगने। उनका प्लान इजिप्शियन मकबरे को लूटने का था पर फिर बुशमैन ने अपना प्लान बदल दिया। उसने कहा कोई नहीं बचना चाहिए पर मैंने उसका ऑर्डर नहीं माना। तभी स्टीवन एक डेड बॉडी के पास जाता है और कहता है ये तो डॉक्टर एल फाउली है, ये तो लैला का डैड है। मार्क कहता है मैंने सबको बचाने का कोशिश किया था पर मैं इनको बचा नहीं सका। फिर स्टीवन कहता है तो तुम्हारा क्या हुआ। तभी मार्क उसे मून गॉड खोंगशू का टेम्पल दिखाता है। फिर ये दोनों खोंगशू के टेम्पल में जाते हैं जहाँ हम मार्क को देखते हैं। मार्क को बहुत ज्यादा चोट लगा था और वो चल भी नहीं पा रहा था। तभी मार्क अपना बंदूक निकालकर खुद को ही मारने जाता है। तभी खोंगशू उसे रोक देता है। खोंगशू मार्क को ऐसा करने के लिए मना करता है। खोंगशू कहता है मैं तुम्हें बख्श दूंगा पर तुम्हें मेरा अवतार बनना पड़ेगा जिससे तुम रात के मुसाफिरों को मदद करोगे, जो उन्हें नुकसान पहुंचाएगा तुम उनसे मेरा इंतकाम लोगे। तभी स्टीवन कहता है मार्क ये तुम्हें शुरू से फंसा रहा था। तब मार्क स्टीवन से कहता है उसी की वजह से हम आज जिंदा हैं। तभी वो यादों का मार्क खोंगशू को हाँ कर देता है। तब खोंगशू कहता है चलो उठो, आज से तुम हो मेरा इंसाफ का मसीहा, तुम हो मून नाइट। तभी स्टीवन दूसरे तरफ मार्क को तराजू में देखने को बोलता है। स्टीवन कहता है संतुलन बन गया क्या। दरअसल वो तराजू अब धीरे धीरे स्थिर हो रहा था। तभी अचानक नाव में बबून्स आ जाते हैं। ये लोग दोनों वहाँ से निकलकर सीधा डेविड टॉयलेट के पास आ जाता है। फिर स्टीवन पूछता है क्या हुआ। डेविड टॉयलेट कहती है देवलोक में हाहाकार मच गया है, बेचैन रूहों को बिना न्याय दिए वक्त से पहले रेत में जमा रहा है। तभी मार्क कहता है ये हैरो के वजह से हो रहा है। तभी स्टीवन कहता है हमें कुछ करना होगा, हमें वापस जाना होगा। तभी टॉयलेट कहती है अगर मैंने तुम्हें जिंदा भी कर दिया तो तुम अपने गोली खाए हुए बॉडी में ही लौटोगे। तभी स्टीवन कहता है लैला के पास संदेशा पहुंचा दीजिए कि खोंगशू को आजाद करना होगा। तभी टॉयलेट कहती है तुम बहुत मुश्किल से उसके चंगुल से आजाद हुए हो। तभी मार्क कहता है और कोई चारा नहीं है। टॉयलेट इन दोनों की बात मान जाता है। फिर वो नाव को दूसरी रास्ता में मोड़ देता है और मार्क और स्टीवन से कहता है जल्दी अंदर जाओ, ज्यादा समय नहीं है।
दिल की बेचैनी को दूर करो और संतुलन बनाओ। फिर मार्क और स्टीवन नाव के अंदर चले जाते हैं। फिर स्टीवन मार्क से कहता है चलो उसी कमरे से शुरू करते हैं जहाँ तुमने मुझे जाने के लिए रोका था। मार्क कहता है पुरानी यादों को देखकर कुछ फायदा नहीं होगा। तभी स्टीवन कहता है मार्क तुम नर्क में सड़ने वाले हो, तुमने अगर ऐसा नहीं किया तो हैरो सबको मार देगा और लैला भी मर जाएगी। तभी ये बात सुनकर मार्क जोर जोर से चीखने लगता है और अपने आप को थप्पड़ मारने लगता है। उसके बाद हम मार्क को सीधा आर्थर के रूम में देखते हैं। तभी आर्थर मार्क को रुकने के लिए कहता है। तभी मार्क कहता है तुमने मुझे इंजेक्शन लगाया है क्या? आर्थर मार्क से कहता है तुम जो ये कर रहे हो आसान नहीं है, पर मुझे तुम पर गर्व है और ये यादें दिखने में तो एकदम असली लगती है और तुम इस पे घंटों से घूम रहे हो। तभी आर्थर मार्क को ग्लास में कुछ पीने के लिए देता है और वो मार्क से कहता है तुमने स्टीवन को बनाया है ताकि तुमने अपने जिंदगी में जितने भी गलतियां की है उससे अपना मुंह छुपा सको, या फिर स्टीवन ने मार्क को बनाया है ताकि मार्क ये जाति का गुस्सा पूरे दुनिया पे निकाल सके और तुम्हें स्टीवन को ये सब सारी बातें बतानी पड़ेगी, तभी ये चीजें बदल पाएगी। और तभी हम छोटे से मार्क के रूम में देखते हैं जहाँ उसका मम्मी दरवाजा नॉक कर रहा होता है और स्टीवन और मार्क उसी रूम में होते हैं। तभी छोटा मार्क स्टीवन में बदल जाता है और ये देखकर बड़ा स्टीवन शॉक हो जाता है। तभी बड़े स्टीवन को सामने के एक वॉल में एक मूवी पोस्टर के ऊपर नजर जाता है जहाँ लिखा हुआ होता है डरने की क्या बात जब स्टीवन ग्रांट है साथ। तभी स्टीवन मार्क से कहता है मैं तुम्हारी कल्पना हूँ। तभी उस रूम में उसकी मम्मी आ जाती है। फिर वो छोटे मार्क को मारने लगती है। तभी बड़ा मार्क स्टीवन को उस रूम से बाहर लेके आ जाता है। फिर स्टीवन मार्क से कहता है मुझे लगा था मैं असली वाला हूँ और मैं तो तुम्हारा बनाया हुआ एक किरदार हूँ। फिर मार्क कहता है तो क्या मेरी वजह से तुझे एक अच्छी लाइफ मिली, एक अच्छी जिंदगी मिली और तू उस कड़वी बातों को याद रखना चाहता है जिसमें तेरी खुद की माँ तुझे मारती थी, तुझसे नफरत करती थी, जिसने तेरे जिंदगी को बर्बाद कर दिया। तभी स्टीवन मार्क से कहता है नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। मार्क स्टीवन से कहता है तुमने जो जिंदगी जी उसमें तुम्हारी माँ तुमसे प्यार करती थी, बल्कि वो अभी तक जिंदा भी है। कहता है इसका क्या मतलब, मैं उनसे रोज बात करता हूँ, वो सही में जिंदा है। फिर मार्क स्टीवन से कहता है मुझे सालों बाद डैड ने फोन किया था, उनके डेथ सेरेमनी में जाने के लिए कहा था पर मैं नहीं जा सका। तभी स्टीवन कहता है ऐसा नहीं हो सकता है और वो जोर जोर से चीखने लगता है मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तभी हम स्टीवन को आर्थर के रूम में देखते हैं। स्टीवन के हाथ में एक पानी का ग्लास होता है, वो पानी आर्थर के मुंह में फेंक देता है। फिर स्टीवन आर्थर को देखता है, वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है उसे देखकर। फिर आर्थर स्टीवन से कहता है मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ। फिर स्टीवन आर्थर से कहता है तुमने बहुत अच्छी खासी इज्जत बना ली। तभी आर्थर स्टीवन से कहता है मैंने ही मार्क को कहा था तुम्हें सारी बातें बताने। स्टीवन कहता है मार्क ने मुझसे झूठ कहा। तभी आर्थर कहता है तुमने ही उसे यहाँ लाया तुम्हारे माँ को खोने के बाद। स्टीवन आर्थर की बातें नहीं मानता, वो कहता है तुम झूठ बोल रहे हो। तभी आर्थर उसके माँ को फोन लगा देता है। स्टीवन उसे ऐसा करने के लिए मना करता है। तभी वो फोन लगाकर स्टीवन को बात करने के लिए कहता है पर फोन पे कोई आवाज नहीं आता है। तभी स्टीवन कहता है मम्मी मर चुकी है। उसके बाद हम सीधा मार्क के मम्मी के फ्यूनरल में देखते हैं जहां मार्क अपने घर के बाहर खड़ा होता है। तभी उसका पिताजी उसे अंदर आने के लिए कहता है पर मार्क अंदर नहीं जाता, वो वहां से चला जाता है। फिर वो आगे स्ट्रीट में आके जोर जोर से रोने लगता है और उसके पास स्टीवन बैठा हुआ होता है। तभी वो मार्क रोते रोते स्टीवन में बदल जाता है। फिर वो अपना फोन निकालकर अपने मम्मी से बात करने लगता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर वहाँ मार्क आ जाता है। मार्क कहता है यही वो दिन था जहाँ से हमारी दुनिया एक होने लगी। उसके बाद मार्क कहता है उस दिन मेरी एकदम हिम्मत नहीं हुई अंदर जाने के लिए। स्टीवन कहता है मार्क उन्होंने जो तुम्हें बुरा भला कहा है वो एकदम ही गलत था। फिर मार्क कहता है मुझे उसे गुफा के अंदर नहीं ले जाना चाहिए था। तब स्टीवन कहता है तुम भी उस समय छोटे थे और तुमने ये जानबूझकर नहीं किया। तभी अचानक वहाँ भूकंप आ जाता है, सारी चीजें वहाँ हिलने लगती है। तभी ये दोनों डेविड टॉयलेट के पास जाती है। फिर स्टीवन पूछता है क्या हुआ बताइए। डेविड टॉयलेट कहती है मैंने पहली बार इंसानी दुनिया का दरवाजा देखा है। मार्क कहता है ये खुलेगा कैसे। तभी डेविड टॉयलेट कहती है आई एम सॉरी, जब तक ये तराजू तोलता तब तक बहुत देर हो गया था, अब द्वार के बासिंदे आ जाएंगे तुम्हें पकड़ने। और तभी हम देखते हैं रेत से कुछ लोग नाव में आ जाते हैं और मार्क के ऊपर हमला कर देते हैं और मार्क के और इनके बीच एक अच्छी फाइट होती है पर ये लोग मार्क के ऊपर काबू कर लेते हैं। तभी स्टीवन कहता है मार्क तुम लड़ सकते हो, अगर तुम मैं हूँ तो मैं भी तो लड़ सकता हूँ। तभी स्टीवन एक बेसबॉल का बैट उठाता है और ड्वार्ट के लोगों के ऊपर हमला कर देता है और उन लोगों को मार देता है। पर मार्क जिस साइड में खड़ा था उस साइड से एक ड्वार्ट के बासिंदे मार्क को आकर पकड़ लेता है। तभी स्टीवन उसे दौड़कर बचाने आता है। स्टीवन मार्क को बचा लेता है पर वो ड्वार्ट के रेत में गिर जाता है।
तभी मार्क ऊपर से स्टीवन करके चीखने लगता है और डेविड टॉरेट से नाव को रोकने के लिए कहता है, पर ये नाव नहीं रुकती और तभी स्टीवन धुआं में रेत के मुट्ठी में बदल जाता है। और दूसरी तरफ हम नाव में देखते हैं वो तराजू अब संतुलन में हो गया था। तभी हम मार्क को देवताओं के दुनिया में देखते हैं और यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आज हम मून नाइट मूवी के लास्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों, कहानी शुरू होती है अमिट के मकबरे से, जहां हम देखते हैं आर्थर के लोग मार्क को पानी से बाहर निकालता है। उसके बाद उसके पॉकेट से अमिट के मूर्ति को निकालता है। उसके बाद वो मूर्ति आर्थर को दे देता है। फिर आर्थर मार्क से कहता है, आई एम सॉरी मार्क, तुमने मुझे ये करने पे मजबूर किया। उसके बाद आर्थर स्कैरब को मार्क के बॉडी के ऊपर रख देता है और यहाँ जो कुछ भी हो रहा था लैला एक दीवार के पीछे से देखती है। तभी आर्थर उस मूर्ति को अपने लोगों को दिखाता है और कहता है कौन दुनिया को बेहतर बनाना चाहता है। तभी वो सभी लोग उस मूर्ति के सामने झुक जाते हैं और उसी वक्त आर्थर के छड़ी का ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वो छड़ी और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। उसके बाद आर्थर अपने लोगों के साथ वहां से निकल जाता है। फिर लैला मार्क के डेड बॉडी के पास आती है और वो जोर जोर से रोने लगती है। फिर वो मार्क के बॉडी में रखे स्कैरब को उठाती है तो स्कैरब लैला को रास्ता दिखाता है। फिर हम कुछ गाड़ियां देखते हैं जो कि एक चेक पोस्ट में आकर रुकती है और वहाँ कुछ पुलिस ऑफिसर होते हैं और इसी गाड़ी में आर्थर होता है और वो पुलिस ऑफिसर आर्थर से पासपोर्ट मांगने लगता है। तभी आर्थर कहता है मैं पासपोर्ट नहीं दिखाऊंगा, पर तुम सभी मुझे अपना रूह दिखाओगे। फिर आर्थर उस छड़ी के शक्तियों के मदद से इन पुलिस वालों की रूह उनके बॉडी से अलग कर देता है। पर वहाँ एक ऐसा पुलिस ऑफिसर होता है जिसका रूह बॉडी से अलग नहीं होता है। तभी आर्थर कहता है ये एक बड़ा नेक इंसान है। फिर आर्थर के लोग उस पुलिस वाले को छोड़ देते हैं और इनके गाड़ी पे लैला भी होती है। लैला ये सब होते हुए देखती है। फिर लैला गाड़ी से उतरकर आर्थर को मारने के लिए जाती है और लैला के हाथ में एक चाकू होता है। उसी वक्त वहाँ एक पुलिस वाले के बॉडी में डेविड टॉरेट आ जाती है। वो लैला को ऐसा करने के लिए मना करती है। वो कहती है मैं डेविड टॉरेट हूँ और तुम इसे मत मारो, ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और मुझे मार्क ने तुम्हें रोकने के लिए कहा है। लैला कहती है इसका क्या मतलब, मार्क तो मर गया। तभी डेविड टॉरेट कहती है मैं भी अभी मरे लोगों के जरिए ही तुमसे बात कर रही हूँ और तुम अकेले हैरो को नहीं रोक पाओगे और अगर मार्क फिर से जिंदा हो गया तो उसे खोंगशू की जरूरत पड़ेगी, वो तुम्हें देवताओं के कक्ष में मिलेगा। फिर डेविड टॉरेट कहती है तुम बहुत अच्छी हो, मार्क कह रहा था, वो तुम्हारी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा था और तुम मेरी अवतार बन जाओ। लैला कहती है नहीं, मैं आर्थर से खुद लिपट लूंगी। उसके बाद आर्थर और उसके लोग यहाँ से निकल जाते हैं और इनके कार में बैठ के लैला भी इनके साथ ही चली जाती है। फिर सीन कट होता है, हम देखते हैं गीजा का पिरामिड, जहाँ आर्थर अपने छड़ी की शक्तियों से देवताओं के कक्ष के द्वार को खोल देता है। दूसरी तरफ देवताओं के कक्ष में एनियट गॉड के अवतार भी होते हैं। उनमें से हैथोर की अवतार कहती है कोई आ रहा है अमिट को रिहा करने। उनमें से एक अवतार कहता है कौन आ रहा है। तभी ओसाइरस कहते हैं आर्थर हैरो। तभी आर्थर अपने आदमियों के साथ पिरामिड के अंदर आ जाता है और कहता है देखो देवताओं ने हमसे क्या क्या छुपाया है। इनके साथ लैला भी होती है। तभी एनियट गॉड के अवतार आर्थर को रोकने के लिए जाते हैं। फिर आर्थर कहता है तुम अवतार हो, भगवान नहीं, और इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। आर्थर के पास अमिट का शक्तिशाली छड़ी होता है। आर्थर उस छड़ी के जरिए इन सभी को मार देता है। तभी हम लैला को देखते हैं जो कि चुपके से इनके बीच से निकल के देवताओं के कक्ष में चला जाता है और वहां जाकर खोंगशू का मूर्ति ढूंढने लगता है। और दूसरी तरफ आर्थर अमिट की मूर्ति को नीचे गिराकर तोड़ देता है, जिससे अमिट आज़ाद हो जाती है और उसके बाद सारे लोग अमिट के सामने झुक जाते हैं। फिर अमिट कहती है मुझे आज़ाद करने के लिए मैं किसका शुक्रिया अदा करूं। फिर आर्थर कहता है शुक्रिया अदा करके हमें शर्मिंदा मत कीजिए। उसके बाद देवी अमिट कहती है तुम्हारा तराजू डगमगा रहा है। तो आर्थर कहता है हाँ मैं जानता हूँ, मैंने सोचा था मैं रोज कांच पर चलूंगा तो मेरे पाप कम हो जाएंगे। फिर देवी अमिट कहती है ये तराजू तुम्हारे अतीत के लिए नहीं, तुम्हारे आने वाले कल के लिए डगमगा रहा है। फिर आर्थर कहता है तो मेरे जैसे पापी से दुनिया को बचा लीजिए। फिर अमिट कहती है आने वाले कल में तुम मेरी खिदमत करोगे। फिर आर्थर कहता है मरने के बाद मैं कैसे कर सकूंगा। फिर देवी अमिट कहती है तुम्हारी मौत टाल दी। मैंने एक बार एक ऐसे खादिम पे विश्वास किया था जो कि तराजू के मुताबिक बड़ा नेक था, पर उसने मुझे 2000 साल के लिए कैद करवा दिया। दूसरी तरफ हम लैला को देखते हैं।
लैला को खोंगशू का मूर्ति मिल जाता है। वो उस मूर्ति को नीचे रखकर पैर से तोड़ देता है, जिससे खोंगशू आज़ाद हो जाता है। फिर खोंगशू लैला से कहता है, मुझे मार्क की मौजूदगी इस दुनिया में महसूस नहीं हो रही है, लगता है वो शहीद हो गया। तभी लैला कहती है, वो तुम्हारे वजह से मर गया है, तुम्हारी जंग लड़ते लड़ते। फिर खोंगशू कहता है, मार्क के गैर मौजूदगी में मुझे एक अवतार का जरूरत है। लैला एल्फाउली, क्या तुम बनोगी मेरा अवतार? तभी लैला कहती है, मुझे तुम्हारा अवतार नहीं बनना है, क्योंकि मैं तुम पे विश्वास नहीं करती और मार्क भी नहीं करता था। खोंगशू कहता है, तुम अकेले अमिट को और आर्थर को नहीं रोक पाओगी, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मेरी बात मान लो। फिर लैला कहती है, हम आर्थर और अमिट को रोकेंगे साथ मिलकर, पर मैं तुम्हारा गुलामी नहीं करूंगी। फिर खोंगशू कहता है, अमिट को फिर से कैद करना पड़ेगा, सिर्फ एक अवतार ही ऐसा कर सकता है। फिर खोंगशू वहाँ से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं अमिट और आर्थर के लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी अमिट कहती है, पहले कायरो से शुरू करेंगे, उसके बाद पूरे दुनिया में। तभी यहाँ खोंगशू आ जाता है। फिर अमिट खोंगशू से कहता है, जिंदगी ने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा सितम की है। खोंगशू कहता है, बेशक, पर मैं तुम्हें कभी कामयाब होने नहीं दूंगा। तभी आर्थर अपने लोगों से कहता है, कोई यहाँ जरूर घुसा है जिसने इसको आजाद किया, पता लगाओ। उसके बाद सीन कट होता, हम देखते हैं मार्क को देवताओं के दुनिया में, जहाँ वो अब सकून के मैदान में है और उसके साथ देवी टॉरेट भी है। टॉरेट कहती है, दिल का बोझ हट गया, तुम्हारा सफर अब पूरा हो गया है। मार्क टॉरेट से स्टीवन के बारे में पूछता है। वो कहता है, स्टीवन कहाँ है? तभी देवी टॉरेट कहती है, उसका ठिकाना अब ड्वार्ट है। मार्क कहता है, मुझे उसे बचाना होगा, मैं हमेशा से सकून के मैदान में रहूंगा और वो रेत में जमा हुआ रहेगा। फिर मार्क सकून के मैदान से ड्वार्ट में आ जाता है। फिर वो स्टीवन के पास जाता है। मार्क कहता है, जब हम छोटे थे तब तुम मेरे जिंदगी में आया और तुमने मुझे बचाया, मुझे साहस दिया, इसीलिए मैं जी सका, क्योंकि मैं अकेला नहीं था, तुम मेरे साथ थे, तुमने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। और जब मैं सकून के मैदान में था तब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, पर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि तुम मेरे सुपर हीरो हो। फिर मार्क भी रेत में जमने लगता है। मार्क का हाथ में एक दिल होता है जो वो स्टीवन के हाथ में रख देता है। फिर इंसानी दुनिया का दरवाजा खुल जाता है। ये लोग दोनों मूर्ति से इंसान में बदल जाते हैं। फिर ये लोग दोनों एक दूसरे को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर स्टीवन कहता है, तुम्हें यहाँ वापस नहीं आना चाहिए था। फिर वहाँ एक बहुत बड़ा रेत का सुनामी आ जाता है। उसी वक्त वहाँ देवी टॉरेट अपना नाव लेके आ जाती है। फिर टॉरेट कहती है, ओसाइरस तुम दोनों से बहुत ज्यादा खुश हुआ है, जल्दी जाओ यहाँ से। फिर सीन कट होता, हमें दूसरे तरफ पिरामिड में दिखाया जाता है, जहाँ अमिट खोंगशू से कहता है, देवता होके भी तुम्हारे अंदर आस्था की कमी है। खोंगशू अमिट से कहता है, तुम कभी नहीं सुधरोगी। फिर अमिट और खोंगशू के बीच लड़ाई शुरू हो जाता है। ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, पर अमिट बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होने के कारण खोंगशू को काबू कर लेता है। फिर अमिट खोंगशू से कहती है, रहम का भीख मांग लो, मैं तुम्हें बख्श दूंगा। खोंगशू अमिट से कहता है, उससे अच्छा तुम मुझे मार डालो। दूसरी तरफ स्टीवन और मार्क उस द्वार के पास पहुंच जाता है, जिससे मार्क जिंदा हो जाता है। तभी खोंगशू कहता है, मार्क, और फिर वो वहां से गायब हो जाता है। उसके बाद हम मार्क को अमिट के मकबरे में देखते हैं, जहां मार्क पानी के अंदर से बाहर आता है। फिर उसके बॉडी में 2 गोलियां लगी थी, वो बाहर निकल जाता है और उसके बॉडी में मून नाइट का लिबास आ जाता है। फिर मार्क कहता है, अब मेरी बारी। फिर हम मार्क को एक रेगिस्तान में देखते हैं, जहाँ खोंगशू भी होता है। खोंगशू मार्क से कहता है, तुम मेरे बिना नहीं रह पाए। मार्क कहता है, लैला ने तुम्हें मना कर दिया। खोंगशू कहता है, अमिट आज़ाद हो गई, अब वो पूरे दुनिया में तबाही मचाएगा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उसी वक्त मार्क के बॉडी में स्टीवन आ जाता है। तभी स्टीवन कहता है, हमारे ये काम का हिसाब कौन रखेगा? तभी खोंगशू कहता है, स्टीवन, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। स्टीवन कहता है, मुझे पता है, मैं और मार्क एक का साथ एक फ्री ऑफर में आते हैं, जो आपको झेलना पड़ेगा, और हमने आपकी जान भी बचाई है। चलिए ये सब छोड़िए, आप मेरा सवाल का जवाब दे दीजिए। तुम इस समय सौदेबाजी करोगे जब पूरी दुनिया खतरे में है? स्टीवन कहता है, हाँ, मैंने तो ये आप ही से सीखा है। खोंगशू कहता है, जब काम पूरा हो जाएगा तब मैं तुम दोनों को आज़ाद कर दूंगा। फिर स्टीवन कहता है, ठीक है, तब हम अब कायरो किस तरह जाएंगे? खोंगशू कहता है, क्या तुम भूल गए मैं कौन हूँ? मैं अब भी रात का देवता हूँ। तभी मार्क स्टीवन के बॉडी में आ जाता है। फिर मार्क मून नाइट बनकर वहाँ से उड़ते हुए निकल जाता है। उसके बाद हम पिरामिड में देखते हैं, जहाँ ओसाइरस के अवतार को
लैला बचा रहा होता है। ओसाइरस का अवतार लैला से कहता है, क्या तुमने खोंगशू को आजाद किया? लैला कहता है हाँ। फिर लैला ओसाइरस के अवतार से पूछती है अमिट को कैसे रोके। फिर ओसाइरस का अवतार लैला से कहता है उसे उसी के अवतार के बॉडी में कैद करना होगा। तभी वो ओसाइरस का अवतार मर जाता है। तभी लैला टॉरेट को याद करती है। वो कहती है टॉरेट तुम क्या हो यहाँ? तभी टॉरेट उस ओसाइरस के अवतार के बॉडी में आ जाता है। वो कहता है लैला। तभी ये बात बाहर से आर्थर सुन लेता है। फिर आर्थर अपने छड़ी के एनर्जी ब्लास्ट से वहाँ के दीवारों को गिरा देता है। फिर आर्थर वहाँ से बाहर निकल जाता है। तभी टॉरेट लैला से कहती है मुझे खुशी होगा तुम्हें अपना अवतार बनाकर, और ये बात तुम्हारे पापा जानकर बहुत खुश होंगे क्योंकि उन्हें मैंने ही सुकून के मैदान में छोड़ा था और मैंने तुम्हारे लिए एक सूट भी सोच के रखा है। दूसरे तरफ हम आर्थर को देखते हैं जो कि पिरामिड के ऊपर चढ़कर अमिट के भक्तों को ये संदेश देता है कि वो लोगों को परखना शुरू करे। फिर अमिट के भक्त वहाँ के लोगों को परखना शुरू करते हैं जिससे कि वहाँ के लोगों का रूह उनके बॉडी से अलग हो जाता है और वो सारी रूहें अमिट निकल लेती है जिससे वो और भी ज्यादा शक्तिशाली और बड़ा हो जाती है। और दूसरे तरफ हम लैला को देखते हैं जो कि दीवारों को तोड़ती हुई बाहर आती है और लैला देवी टॉरेट की दी हुई सूट को पहनी हुई होती है और उसके पास देवी टॉरेट की शक्तियाँ भी होती है। और फिर वहाँ मार्क उड़ते हुए आ जाता है और आर्थर पर हमला कर देता है और ये लोग दोनों पास के एक बाजार में जाके गिरते हैं और वहाँ के लोग इन दोनों को देखकर डर जाते हैं। और दूसरी तरफ खोंगशू भी अमिट के ऊपर हमला कर देता है। फिर अमिट खोंगशू से कहता है हम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हैं जबकि हम दोनों का मकसद एक है, हम दोनों ही बुराइयों को मिटाना चाहते हैं। खोंगशू कहता है नहीं, हम दोनों में अंतर है, मैं सिर्फ जुर्म करने वालों को सजा देता हूँ। फिर अमिट कहती है और मैं जुर्म करने से पहले ही सजा दे देती हूँ। फिर अमिट खोंगशू को गिरा देता है और फिर खोंगशू से कहता है अब तुम मेरी साथ दो, तुम्हें पता है तुम नहीं जीत पाओगे तो लड़ क्यों रहे हो? तभी खोंगशू कहता है ये मेरी मर्जी और तुम लोगों से उसका मर्जी नहीं छीन सकते। और दूसरे तरफ हम आर्थर को देखते हैं जो कि अपने छड़ी की एनर्जी से मार्क को मारने वाला होता है। तभी वहाँ लैला उड़ते हुए आ जाती है और आर्थर को एक किक मारती है। आर्थर थोड़ी दूर जाकर गिरता है। फिर आर्थर उस छड़ी की मदद से एनर्जी बीम के जरिए इन दोनों के ऊपर हमला करता है। फिर लैला अपने शील्ड के जरिए उस बीम को आर्थर के तरफ ही रिफ्लेक्ट कर देता है जिससे वो बीम आर्थर को ही लगता है और वो बहुत दूर जाकर गिरता है। फिर मार्क लैला को देखकर बहुत खुश होता है। लैला मार्क से कहता है तुम तो मर गए थे फिर कैसे जिंदा हो गए? फिर मार्क कहता है शुक्र है तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तभी मार्क के बॉडी में स्टीवेंस आ जाता है। वो लैला से कहता है मैंने कुछ नए पैंतरे सीखे हैं जो मुझे तुम्हें दिखाने हैं। तब लैला कहती है तो देर किस बात का, चलो शुरू हो जाओ। फिर ये लोग दोनों मिलके आर्थर और उसके लोगों के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। लड़ते लड़ते लैला और मार्क आर्थर को रोक रहे होते हैं। फिर वहाँ के कुछ लोग डर कर यहाँ से भाग रहे होते हैं और जैसे ही वो लोग कार पे चढ़ने जाते हैं तभी आर्थर अपने छड़ी के मदद से उनके ऊपर एनर्जी बीम से हमला कर देता है। फिर लैला जाकर उन लोगों को बचा लेती है। उसके बाद आर्थर मार्क के ऊपर हावी हो जाता है। वो अपने एनर्जी बीम से मार्क के ऊपर हमला कर देता है और कहता है अगर अमिट का चलने देते तो तुम्हारा भाई रैंडल अभी जिंदा होता। और इसी एनर्जी बीम के ब्लास्ट से मार्क का एक क्रिसेंट डार्ट लैला के पंख में जाके लगता है और लैला कार के पास खड़ा था और लैला वहीं फंस जाती है। उसके बाद आर्थर एक जोर का एनर्जी ब्लास्ट से मार्क के ऊपर हमला करता है जिससे मार्क नीचे गिर जाता है। उसके बाद आर्थर अपने उस छड़ी से मार्क के रूह को आजाद करने वाला होता है। तभी हम देखते हैं मार्क फिर से अनकॉन्शियस हो जाता है, उसकी आंखें बंद हो जाती है और जब आंखें खुलती है हम देखते हैं कि मार्क के हाथ में आर्थर का छड़ी होता है और आर्थर नीचे पड़ा हुआ होता है। मार्क उस छड़ी से आर्थर को ही बेहोश कर देता है। आर्थर की पूरी बॉडी काली हो जाती है। आर्थर के सारे लोग वहाँ मरे पड़े हुए होते हैं। तभी लैला कहती है ये तुमने क्या किया? तभी मार्क स्टीवन से पूछता है स्टीवन क्या ये तुमने किया? स्टीवन कहता है नहीं मैंने नहीं किया। मार्क कहता है मैंने भी नहीं किया और मुझे कुछ याद भी नहीं है। दरअसल ये जैक लॉकली होता है जो कि कभी कभी या तो एक्सट्रीम सिचुएशन में ही बाहर आता है जब मार्क और स्टीवन दोनों प्रॉब्लम में हो। लैला कहती है अमित को किस तरह रोकना है मुझे पता है, तुम आर्थर को पिरामिड के अंदर में लेके आओ। तभी मार्क आर्थर को पिरामिड के अंदर लेके आता है। उसके बाद लैला और मार्क मिलकर मंत्रों को पढ़ने लगते हैं और दूसरी तरफ हम अमिट और खोंगशू को देखते हैं। अमिट खोंगशू से कहता है हम इस दुनिया को स्वर्ग बना सकते हैं। तभी खोंगशू कहता है अब तुम्हारा टाइम आ गया है। जिसके बाद अमिट आर्थर के बॉडी में कैद हो जाता है।
फिर अमिट कहती है मैं फिर से वापस लौटूंगा, तुम लोग मुझे कैद नहीं कर सकते। फिर खोंगशू कहता है अब इसे मार डालो, मैं तुम दोनों को आजाद कर दूंगा। फिर लैला मार्क से कहता है मार्क तुम अभी भी आजाद हो। फिर मार्क आर्थर को नहीं मारता, मार्क खोंगशू से कहता तुम ही मार लो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मुझे तुम आजाद करो। फिर खोंगशू मार्क को आजाद कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद हम मार्क को उसी असाइलम में देखते हैं जहाँ आर्थर भी होता है। मार्क आर्थर से कहता है क्या तुम खोंगशू और अमिट पे मानते हो? तभी आर्थर कहता है नहीं मैं नहीं मानता। फिर मार्क कहता अगर मैं तुम्हारी बात नहीं मानूं तो? आर्थर कहता है तुम्हारी इलाज जारी रखनी पड़ेगी। के बाद आर्थर वहां से उठकर अपने चेयर में जाने लगता है तो आर्थर के फुटप्रिंट में ब्लड का निशान दिखता है। फिर मार्क स्टीवन से कहता है स्टीवन तुम क्या यह देख रहे हो? फिर स्टीवन कहता है हाँ मैं देख रहा हूँ। फिर मार्क आर्थर से कहता है डॉक्टर साहब आपके पास उतना ज्ञान नहीं है जितना आपको लगता है, मगर हम दोनों को अभी दुनिया का इलाज करने के लिए जाना है। उसके बाद मार्क को हम उसके ही घर में देखते हैं, वो बिस्तर से उठकर बैठ जाता है। फिर मार्क स्टीवन से कहता है स्टीवन तुम क्या हो यहाँ? स्टीवन कहता है हाँ मैं यही हूँ। उसके बाद मार्क अपने बिस्तर से नीचे उतरता है और वो गिर जाता है और हम देखते हैं उसका पैर अभी भी बंधा हुआ है, वो खुद को अभी भी बांध के ही सोता है। और यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। पर इस एपिसोड में एक क्रेडिट सीन भी है जहां हम देखते हैं एक मेंटल असाइलम में आर्थर को, जहां एक आदमी उसे लेने के लिए आता है। आर्थर व्हील चेयर में होता है। फिर वो आदमी आर्थर को वहां से बाहर ले जाने लगता है और हम देखते हैं उस असाइलम की बहुत सारे लोगों को किसी ने मार दिया है। उसके बाद ये दोनों बाहर पहुंचते हैं जहां एक बहुत बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी। वो इंसान आर्थर को उस गाड़ी के अंदर डाल देता है जहां पहले से खोंगशू होता है। आर्थर खोंगशू को देखकर कहता है खोंगशू तुम हमें नहीं मार सकते, तुम जानते हो ना? खोंगशू कहता है हाँ मैं जानता हूँ, पर तुम्हें एक बात पता है? मार्क को ये लगता था कि अगर मार्क ने मेरा साथ छोड़ा तो मैं उसकी पत्नी को अपना अवतार बना लूंगा, पर मुझे किसी और की जरूरत ही क्यों पड़ेगी, जबकि मार्क को उसके दिमागी हालत के बारे में पता ही नहीं है। फिर खोंगशू विंडो के ग्लास को नॉक करता है और आर्थर से कहता है मिलो मेरे दोस्त जैक लॉकली से। तभी वो ड्राइवर केबिन का गेट ओपन हो जाता है। उसके बाद हम जैक लॉकली को देखते हैं, उसके हाथ में एक बंदूक होता है, वो उस बंदूक से आर्थर को गोली मार देता है। उसके बाद ये गाड़ी यहाँ से निकल जाती है। यहाँ ये सीजन खत्म हो जाता है।